हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। जैसा कि हमने कहा था कि कुछ समय में आपको मॉडल पेपर का भी वीडियो मिलेगा। तो भाई इस साल 2025 में कक्षा 12 के गणित विषय के मॉडल पेपर की आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें पहले से कुछ डिफरेंट हुई हैं, क्या सब चीज़ें हैं। पिछले साल का मॉडल पेपर भी आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी हमने साइट पर अपलोड कर रखा है। तो अपनी इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं पिछले ईयर का, लास्ट ईयर 2024 में जो मॉडल पेपर था उसी के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें किस प्रकार से थी, सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स क्वेश्चंस। और 2024 मार्च में जो बोर्ड पे एग्जाम हुआ था उसका पेपर भी विद सॉल्यूशंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यदि आपको वीडियोस प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। फिलहाल तो देखते हैं 2025 के मॉडल पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, सब चीज़ों पे ध्यान देंगे और उन्हें हल भी करना है, क्या क्या आंसर हैं उनके। तो विद सॉल्यूशंस हम इस पेपर को देखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम, इस पेपर को शुरुआत करें, सॉल्यूशंस देखें हम। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रत्येक चैप्टर के आने वाले आगे के वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो हम बनाएंगे यहाँ पर, और चैप्टर वाइज बनाएंगे और एज ए बोर्ड पैटर्न बनाएंगे। कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसके अकॉर्डिंग्स आपको चैप्टर मिलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ लेक्चर्स आपके लिए मिलेंगे। कुल मिलाकर 30 एक्सरसाइज हैं, तो मिनिमम 13 लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे। इसके अलावा कुछ मॉडल पेपर्स वगैरह और हम आपको प्री बोर्ड वगैरह और सोल्व कराएंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन शानदार हो। गणित में आप पूरे 90+ के क्लब में शामिल हो और आशा करते हैं 100/100 प्राप्त करें, जैसा कि पिछली बार हुआ था। ठीक है, तो देखिए पेपर है आपके सामने। इसमें कह रहा है कि साहब आपको सभी प्रश्न हल करने हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी यहाँ पर कि जितने भी आपके पास एक क्वेश्चंस में पार्ट्स मिलते हैं, जितने खंड मिलते हैं, उन सभी खंडों के प्रश्न हैं वो उत्तर सभी एक साथ देने हैं। उन सभी प्रश्नों के खंडों के उत्तर हैं वो आपको एक साथ देने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, तीनों में हमारे पास पार्टीशन है। पहले क्वेश्चन में हमारे पास 18 एवरेज के क्वेश्चन होंगे, यानी MCQs होंगे। सेकंड में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक के होंगे 6 क्वेश्चन। इसके अलावा हमारे पास 1 लीनियर क्वेश्चंस होंगे, 1 लीनियर आंसर वाले। उनमें भी आपको सिलेक्ट में ही क्वेश्चंस को हल करना है। ऐसा नहीं कि साहब एक प्रश्न यहाँ और दूसरा और कहीं पर हम हल करते चले। ठीक है, चलिए देखो आपके सामने स्क्रीन पर पेपर है, आप इस पर ध्यान दें। क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है मान लीजिए समुच्चय n में R एक संबंध परिभाषित किया गया है। A का संबंध B से है। किस प्रकार से कि A बराबर B-2 और साथ में B की वैल्यू है उस 6 से बड़ी है। द्वारा प्रदत्त संबंध R है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो एक चीज़ें हैं, जरूरी नहीं कि हम पेपर को इसको जितने भी ऑप्शंस मिले उन सबको चेक करें। देखो सबसे पहले कह रहा है कि B की वैल्यू 6 से अबव होनी चाहिए। तो देखो पहले ऑप्शंस में तो B की वैल्यू 4 है, तो वैसे कैंसिल हो गया है। यहाँ 8 मिली है, तो आप B की वैल्यू 8 पुट करके देखो, A का मान 6 आता है, तो 6 8 आपके पास आंसर होगा, न कि बाकी अन्य। तो आपके पास ऑप्शन होगा सही। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। तो नेक्स्ट में कहता है कि कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान बता दीजिए। तो कोट के लिए वैल्यू पूछी गई है मुख्य मान में। हमने ऐसा पढ़ा है भाई कि कोट इनवर्स माइनस में आपके पास कोट इनवर्स -x हो तो ये वैल्यू पाई माइनस में कोट इनवर्स x होती है। तो आपके पास कोट इनवर्स -1/√3 है, तो ये हो जाएगी पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3। और आप देखें तो 1/√3 कोट में पाई/3 की वैल्यू होती है, तो आप पाई में से पाई/3 माइनस करेंगे तो 2π/3 आपके पास आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। थर्ड में कहता है ए एक मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स है। ठीक है, वर्ग आव्यूह है। किस केसेस में, शर्तें पूछी गई हैं आपसे। कह रहा है जब m<n हो। m कौन है भाई, पंक्तियों की संख्या, n कौन है, स्तंभों की संख्या। तो वर्ग आव्यूह में हमने पढ़ा है पंक्तियों स्तंभों की संख्या समान होती है। ऐसा ऑप्शन आपको सही में निकल रहा है, तो यहाँ पर भी आपके पास आंसर है वो सही होगा। ठीक है, सभी में एक जैसे ही ऑप्शन हैं। अभी तक कंटिन्यू 3 क्वेश्चन आए हैं, तीनों में ऑप्शन सेम मिल रहे हैं हमको। फोर्थ है, एक सारणिक मिली है, वो कह रही है सारणिक की वैल्यू बता दीजिए कितनी है, इसका मान कितना होगा। तो सारणिक का मान निकालना बहुत ईजी है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और -1 को 4 से करेंगे -4। तो आप -4 को माइनस करेंगे तो 4 प्लस हो जाएगा 4, यानी आंसर मिलेगा 8। ऐसा ऑप्शन आपके पास है बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि A = एक मैट्रिक्स आपको यहाँ पे फाइंड की मिली है, और क्या फाइंड करना है, A² कैसे फाइंड होगा भाई, आप A को A के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक मैट्रिक्स A है वो स्वयं के साथ में ही मल्टीप्लाई होगी। तो आप देखें यहाँ पर आपको वैल्यू क्या मिलेंगी। आप इसे 1 0 1 और 0 0 1 0 और 1 0 1 आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 1 + 1। नेक्स्ट में आपके पास 0 0 0, क्योंकि तीनों ही एलिमेंट्स क्या है, सेकंड कॉलम में 0 है, इसलिए वैल्यू 0 ही रहेगी। और नेक्स्ट में फिर से 1 + 1,
ये आपके पास तीनों वैल्यू 0 आएंगे सेकंड रो में। थर्ड रो में वापस आपके पास 1 + 1 और 0 1 + 1 आपके पास ये वैल्यू होंगी, तो सब में डबल हो जाएगा मान। तो 2 हमने बाहर निकाल दिया, तो 1 0 1 और 0 0 0 1 0 1, तो ये आपको मिलेगा 2a। तो आपके पास आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं एक्स के सापेक्ष साइन log x का अवकलज बता दीजिए क्या होगा। तो सही, एक्स के सापेक्ष साइन log x का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस और एंगल एज इट इज। अब एंगल का भी करेंगे log x का, तो 1/x होगा। तो आपके पास ऐसा ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट में देखें हम 7th में कहता है कि वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष, r ने यहाँ पर x नहीं है भाई, r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है, ये पूछी गई है। देखो एरिया कितना होता है सर्किल के लिए, एरिया होता है πr²। ओके, हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे r के रेस्पेक्ट में, तो dA/dr ये आपको कितना मिलेगा, ये वैल्यू मिल जाएगी 2πr। ओके, r की वैल्यू दी है उसने कितनी, 6 सेंटीमीटर। आप इसमें 6 पुट करेंगे तो 2π × 6 आपको वैल्यू मिलेगी 12π। तो अब ऐसा हमारे पास ऑप्शन है, तो ये बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। क्या कह रहा है, 8th क्वेश्चन में कह रहा है कि fx इक्वल टू एक फंक्शन मिला है किस फॉर्म में, 3x - 8 यदि x <= 5 और 2k यदि x > 5, और ये x = 5 पर कैसा है, कंटिन्यूअस है, सतत है, ये दे रखा है आपको। तो कह रहा है k की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप यहाँ से फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू आप यहाँ पे 5 पुट कर दीजिए, तो 3 × 5 और माइनस में 8 आपको मिलेगा 15 - 8 = 7। ये तो होगी फंक्शन की वैल्यू f5। ठीक है, और आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी इसकी दाईं सीमा। तो दाईं सीमा के लिए देखो कांस्टेंट है, तो यहाँ दाईं सीमा लगाओगे तो लिमिट्स वगैरह पुट करने से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, 2k ही रहेगा। तो 2k और 7 है वो इक्वल रहेंगे, तो आपके पास k की वैल्यू आएगी 7/2। ये आपके पास k का मान आ जाएगा। ओके, तो 7/2 ऐसा ऑप्शन द है हमारे पास, तो द सही होगा। नेक्स्ट देखें हम 9th में कह रहा है इंटीग्रेशन 1 - sin x cos² x dx का मान है। तो बहुत ही ईजी सा है, आप 1/cos² लिखिए और साइन में कोस से डिवाइड करेंगे तो 10x बनेगा और एक sec बन जाएगा, कोस नीचे से हर से अंश में आएगा। तो ये आपके पास dx है। 1/cos² को हम क्या कहते हैं, sec²। sec² का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास 10x और 10x sec x का होता है sec x। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 10x + sec x + c। तो 10x माइनस का sec x + c है। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन बे सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाइए, एक वक्र है y² = 4x और y = x, और साथ में कह रहा है रेखा y = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए डायग्राम पता होना चाहिए, डायग्राम कैसा बनेगा। तो y² 4x है, तो y² = 4x है, वो आपके पास इस टाइप का परवलय होता है भाई। ठीक है, ये परवलय का डायग्राम होगा इस प्रकार से। और क्या कह रहा है इसमें, यहाँ ये कह रहा है yx, ये yx रहा, और कह रहा है इसमें y बराबर थी, y = 3 हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये जो एरिया है परवलय y एक्सिस और y = 3, इनके बीच का हमें एरिया फाइंड करना है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, यूँ कहेंगे x × dy और लिमिट्स होंगी y = 0 to 3। आप इसे सोल्व करें, y की वैल्यू यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से, तो मिलेगी कितनी, y²/4। इसका इंटीग्रेशन होगा और 0 से 3 ये लिमिट्स होंगी। तो y² के लिए आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा y³ और पहले से भी है 4। ठीक है, तो अपन यूँ कह सकते हैं कि 1/12 तो बाहर रह जाएगा और y³ यहाँ आएगा, लिमिट्स है 0 से 3, और 3 पुट करेंगे हम तो 1/12 × 27, और 3 से काटेंगे हम तो ये 9 आएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो आंसर मिलेगा 9/4। ऐसा ऑप्शन बी है वो सही है। ठीक है, एक और अवकल समीकरण है y' = y² / xy। इसका हल चाहिए हमें, तो इसका सॉल्यूशंस क्या होगा। तो भाई इक्वेशंस को देखिए आप पहले, तो जो इक्वेशंस लिखी गई है उस इक्वेशंस को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। y' लिख रखा है, हम इसको लिख सकते हैं dy/dx = y²/1 - xy। हम इसका रेसिप्रोकल लिखें तो ये dx/dy और = 1 - xy/y²। हम इसको सिंप्लीफाई करें तो dx/dy हम y² को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमको 1/y² मिलेगा, और यहाँ जो हिस्सा है ये xy/y², इसमें से y कैंसिल हो जाएगा, x/y बचेगा, नेगेटिव साइन का है, दूसरी साइड में लेके आएंगे तो प्लस में साइन हो जाएगा x/y। तो देखो आप, ये x में एक रेखिक अवकल समीकरण है। अब रेखिक अवकल समीकरण है तो यहाँ पर आप देखें तो आपको P1 की वैल्यू मिलेगी 1/y यानी x का गुणांक, और Q1 है वो आपके पास कितना होगा 1/y²। देखो पहले IF निकलेगा, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा लेंथी दे दिया उसने। IF निकालेंगे इंटीग्रेशन और P1 dy, तो आप इंटीग्रेशन करेंगे P 1/y और dy, तो आपके पास इंटीग्रेशन में मिलेगा log y। ठीक है, तो log और यहाँ बेस e है, e की बेस होने की वजह से वैल्यू मिलेगी y, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्राप्त हो जाएगा तो समीकरण का हल भी हमको मिल जाएगा। हल क्या होता है साहब? हल होता है x और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो हमको मिला है y इंटीग्रेशन। यहाँ पर आप लिखेंगे क्यू कितना है भाई? Q1 की वैल्यू मिली है 1/y² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू y है, ठीक है, इंटू dy और प्लस में c। इसको सोल्व करेंगे, एक y कैंसिल हो जाएगा, फिर से लॉग में मान आएगा, तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई इक्वल टू में 1/y के लिए log y, ठीक, और प्लस में c। कहेंगे इनमें से कोई नहीं, आपके पास ये आंसर होगा भाई, ठीक है, क्योंकि जिटिज ऐसा क्वेश्चन हमें मिल नहीं रहा है, एक ही साइड दिया है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हम इसी ऑप्शन में ले सकते थे, लेकिन यहाँ इक्वेशन नहीं शो हो रही है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं कहलाएगा। हाँ, यहाँ इक्वल टू की जगह आपके पास यहाँ प्लस की जगह इक्वल टू का साइन दे देता है वो, तो फिर ये आंसर ऐसे ही होता। फिलहाल के लिए इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो आंसर मिला है वो आया है एक्स वाई इक्वल टू log y प्लस सी, ये आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन क्या कह रहा है। द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस y डैश, ये तो हो गया है। 12th में देखते हैं a माइनस बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान है, तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, मल्टीप्लाई कर दिया हमने ए वेक्टर को ए वेक्टर से, ए वेक्टर को बी वेक्टर से करेंगे तो प्लस में ही ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर को करेंगे हम ए वेक्टर से तो माइनस का बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और फिर बी वेक्टर है वो क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। तो देखो, एक कोई भी सदिश है वो खुद के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसकी वैल्यू है वो 0 हो जाती है, तो ये दोनों है ये 0 हो जाएंगे हमारे पास। बच गए जो वो होंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये जो माइनस का है इसमें हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये डबल हो गए दोनों जुड़ करके, तो डबल है हमारे पास, ऐसा ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम 13 में क्या कह रहा है कि जे क्रॉस के कैप की वैल्यू होती है आई कैप। भाई यहाँ ब्रैकेट में देखें तो आई क्रॉस के कैप ये वैल्यू होती है माइनस जे, और ये वैल्यू होती है हमारे पास प्लस में के, तो आप आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो वैल्यू मिलेगी 1, और जे कैप को माइनस जे कैप से करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो वैल्यू मिलेगी -1, और के कैप को के कैप से करेंगे तो +1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1, तो ऐसा ऑप्शन है से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को देखें, हम कह रहा है यदि ए और बी दो वेक्टर्स हैं तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड को फाइंड कर दीजिए, इनका परिमाण कितना होगा। परिमाण से पहले आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी फाइंड करना पड़ेगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं भाई? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम फाइंड करते हैं किससे? डिटरमिनेंट्स यानी सारणिक की सहायता से। तो बनाइए सारणिक। सबसे पहले तो आपके पास ऊपर तो होगा आई कैप, जे कैप और के कैप। इनके नीचे सबसे पहले ए वेक्टर के जो भी स्केलर कंपोनेंट्स हैं उनको लिखेंगे, 1 माइनस में 7 और 7, और बी के हैं 3 माइनस 2 और 2, ठीक है। यदि इस घटकों को लिखा तो सार लिखेंगे आई कैप इक्वल टू माइनस के 14 और ये हो जाएगा प्लस के 14, तो आई कैप तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस जे कैप इसके लिए बात करें तो प्लस में 2 और माइनस के 21, और नेक्स्ट हो जाएगा प्लस में के कैप, और यहाँ से वैल्यू मिलेगी 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2 और ये प्लस में 21। ओके, सिंप्लीफाई किया तो ये तो हो गया 0, और नेक्स्ट में मिलेगा -19 और आयोटा से गुणा होगा, ओ माइनस के जे से गुणा होगा तो आपके पास हो जाएंगे प्लस के 19 जे, और यहाँ प्लस के ही 19 के आ जाएंगे। ओके, तो आंसर मिलेगा 19√2। आप इसके लिए क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, तो आपको मिलेगा √19 का स्क्वायर प्लस में 19 का स्क्वायर, तो 19 स्क्वायर तो कॉमन आएगा तो 19 आ जाएगा, और √1 + 1 यानी √2 रह जाएगा, तो आंसर आएगा 19√2। ओके, नेक्स्ट देखो, बिंदु पी एक्स वाई जेड की एक्स एक्स से लंबवत दूरी कितनी है। तो भाई हमने ये चीजें पढ़ी हैं सभी अक्षों के साथ में। यहाँ जेड एक्स की बात करते हैं तो आप यहाँ से जेड एक्सेस को हटा दीजिए, बाकी x² + y² का रूट आ जाएगा, तो ऑप्शन बे सही है। ये तो इजी सा क्वेश्चन है फॉर्मेट में, केवल आपको इस इतना सा ध्यान रखना है कि हाँ था क्या, पूछ क्या रहा है, एक्सेस के लिए दूरी या वाई एक्सेस या जेड एक्स से लंबवत दूरी पूछी गई है। जिससे पूछेगा वो निर्देशांक आपको यूज नहीं लेना है, बाकी अदर निर्देशांक जो भी मिलते हैं उनके वर्गों के योग का वर्गमूल ही आपके पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है कि साहब यदि पी ए इक्वल टू 7/13, पी बी इक्वल टू 9/13 और पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4/13, तो पी ए बाई बी, अरे इजी से काम है। पी ए बाई बी को क्या कहते हैं हम? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, तो यहाँ तो पी ए का तो कोई रोल ही नहीं है। पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 4/13 और पी बी की वैल्यू है 9/13, तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिलेगा 4/9, तो 4/9 आपके पास आंसर यानी ऑप्शन ए ही सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो, दो पासों पर एक साथ उछालने पर कुल योग 5 आने की प्रक्रिया। देखो 5 आने के लिए मात्र इतने से केसेज हैं, 1 4 और 2 3, या इनका उल्टा कह लीजिए 3 2 और 4 1, तो आपके पास 4 ही अनुकूल परिणाम है, और कुल संभव परिणाम 36 होते हैं। 4 से काट देंगे 36 को तो आपके पास प्राप्त आ जाएगी 1/9। ओके, नेक्स्ट देखें
नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि दोनों बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। इसके ज्ञात होने की बात कर रहा है। 2 बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है। मान लीजिए पहला एक गर्ल्स है, एक बॉयज है, और ये भी ऑप्शन हो सकता है कि एक बॉयज हो, एक गर्ल्स हो, या फिर ये दोनों के दोनों बच्चे हों। ठीक है, तो कम से कम एक बच्चा लड़का होने के लिए 3 अनुकूल परिणाम हमको प्राप्त हो गए हैं। दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों बच्चों के लड़के होंगे तो केवल मात्र एक ही परिणाम मिलेगा, बॉय बॉय। ठीक है, ऐसे केसेस में देखो हमारे पास प्रायिकता जो पूछी गई है उसमें यदि मैं पहली वाली घटना को ई कह दूं और दूसरी घटना को मैं एफ कह दूं तो हमसे एफ अपॉन ई पूछी गई है। भाई ई तो दे रखी है और एफ के लिए हमें प्रायिकता फाइंड करनी है, तो हम यूँ कह सकते हैं यहाँ पर एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। ओके, एन ई सॉरी, अपॉन में ई है तो एन ई, या आप चाहें तो यहाँ प्रायिकता भी यूज ले सकते हैं। प्रायिकताओं पे हम जाके क्या करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ देख लो, ये ई रहा ये एफ रहा, इन दोनों में क्या कॉमन है, मात्र एक एलिमेंट्स कॉमन है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है या नंबर ऑफ रिजल्ट है वो A1 है। और एन ई में टोटल कितने हैं 3, तो आपके पास यहाँ पर प्रायिकता आ जाएगी 1/3। ज़्यादा लेंथी जाने की आवश्यकता ही नहीं है हमको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक में कहता है साइन इनवर्स एक ऐसा फलन है जिसका प्रांत, देखो प्रांत है साइन इनवर्स के लिए प्रांत है वो -1 से +1 होता है। ठीक है, और इसका मुख्य मान जो होता है वो आपके पास -π/2 से +π/2 होता है। ओके, ऐसे ही हमारे पास जब भी जितने भी 6 त्रिकोणमितीय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं यानी प्रतिलोम प्रतिफलन है, उन सभी के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए प्रांत और परिसर दोनों चीजें। प्रांत लास्ट ईयर भी पूछा गया था, पिछली बार ये आपके पास MCQs में था, इस बार इसने फिल इन द ब्लैंक्स में डाल दिया है। ठीक, आप सेकंड क्वेश्चन पे आए तो यहाँ क्या कह रहा है, एक सारणिक है और प्लस में KABC, इसकी वैल्यू 0 है, तो आप K की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, K कितना होगा। बिल्कुल इजी है, यहाँ पर भी आप इस सारणिक को देखें, इस सारणिक का आप मान निकालेंगे तो आप देखो पहली स्तंभ में से तो A कॉमन बाहर आ जाएगा, दूसरे में से B बाहर चला जाएगा और तीसरे में से C बाहर चला जाएगा, तो आपके पास वैल्यू बचेगी 1 -1 -1 1 और -1 और माइनस में 1 और प्लस में 1। आप इस सारणिक का मान हल कर दीजिए, प्लस में KABC है और वो है 0 के इक्वल। आप इसे सरल करेंगे तो ABC आप पहले पंक्ति के सापेक्ष प्रसार लिख लीजिए, 1 और माइनस का 1, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 को -1 से करेंगे तो माइनस का 1, और -1 को हम -1 से करेंगे तो यहाँ से प्लस का 1 मिलेगा, और माइनस करेंगे यहाँ तो ये माइनस में 1 हो जाएगा। प्लस थर्ड है वो आपके पास -1 है तो यहाँ पर -1 आएगा, और इसके लिए उपसारणिक के लिए मान आएगा वो होगा माइनस प्लस का 1, और -1 को 1 से करेंगे तो -1, माइनस घटाएंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा। ओके, तो ये आपके पास वैल्यूज आ गई भाई ABC, ये तो कैंसिल हो गया खत्म, ये बन गया -2 और ये भी बन गया -2, तो टोटल हो गए -4 ABC। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, ये प्लस में और भी है इसमें कितना KABC। अब ये वेरी इजी क्वेश्चन हो गया है, KABC इक्वल टू 4ABC, तो ABC तो कैंसिल हो जाएगा, तो K इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो K की वैल्यू कितनी होगी भाई 4 होगी यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए आगे, एक अंतराल है 1 से 5 में fx इक्वल टू x² माइनस में 4x प्लस में 5 द्वारा प्रदत्त फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान पूछा गया है। कैसा मान पूछा है, निरपेक्ष उच्चतम। आप दिए गए फलन का सबसे पहले अवकलन करेंगे साहब। अच्छा, अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, अवकलन करेंगे तो सबसे पहले हमको मिलेगा भाई यहाँ पर कितना, f' इक्वल टू 2x और माइनस में 4, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। अच्छा, 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 2 मिल जाएगा। अच्छा, हमारे पास चरम बिंदु मिलेंगे 3, 2 तो यहाँ से मिलेंगे इंटरवल में से, एक तो 1 है, एक 2 मिला हमको डिफरेंशिएशन से, और 5 है वो इंटरवल से। ये 3 मान है, इनके ऊपर फलन की वैल्यू फाइंड करेंगे। f1 देखो कितना आया, f1 हम इस फंक्शन में रखेंगे, 1 की जगह x की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास मान है वो आपके 5 आ जाएगा। अच्छा, f2 पुट कर दें तो 2 पुट करने पर आपके पास वैल्यू ओनली 4 आएगी, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। और यदि हम f इक्वल टू 5 पुट कर दें तो 25 माइनस 20 और प्लस में 8, तो आपको वैल्यू 13 मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पे मिली, f5 पे, तो आपके पास निरपेक्ष उच्चतम मान है वो 13 आएगा साहब। ओके, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन बता दो साहब। अच्छा, इजी काम है साहब, dx अपॉन नीचे वाला जो फंक्शन है हम उसको 2x और प्लस में 2 की जगह 1 + 1 कर लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो इंटीग्रेशन करना चाहो तो ये बिल्कुल सही फॉर्मेट में चला जाएगा। इसको कह सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 तो 1 का स्क्वायर। ये इजी फॉर्मेट है, फॉर्मूला है सीधा सीधा tan इनवर्स का, तो आपको इसे इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा भाई। आंसर होता है 1/a, a की वैल्यू 1 है, और tan इनवर्स x/a, x की जगह x + 1 है, अपॉन a की जगह 1 ही है।
तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस 1 और प्लस में c, ये आपके पास आंसर होगा। तो रख सकते हैं हम यहाँ पर कितना, tan इनवर्स x प्लस 1 और प्लस में c। ओके, नेक्स्ट में कह रहा है अवकल समीकरण x dy dx प्लस 2y और प्लस में x बराबर में x स्क्वायर का समाकल गुणांक बता दीजिए। मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है उसने। बिल्कुल हो जाएगा साहब। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें उससे पहले इक्वेशन को सही फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ये देखिए अवकल समीकरण नहीं लग रही, क्योंकि x के dy बाई dx के गुणा में x आ रहा है। x को उठाएंगे, x का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई dx और प्लस में 2y बाई x और इक्वल टू में x। तो यहाँ से आप देखेंगे तो p की वैल्यू मिल गई 2/x। तो if क्या होता है, if होता है साहब e इंटीग्रेशन p dx। तो रख दो e इंटीग्रेशन में 2/x और dx, तो ये बन गया e2 log x, या यूं भी कह सकते हो e की पावर log x स्क्वायर। तो ये तो हट जाएगा, e log वैल्यू आएगी x स्क्वायर। तो आपके पास समाकलन गुणांक होगा कितना, x स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दो सदिश मिले हैं, दोनों सदिशों के लिए प्रक्षेप की बात कर रहा है। कह रहा है कि साहब 2i माइनस 3j का 3i प्लस 2j पर प्रक्षेप ज्ञात कर दीजिए। कर देंगे जी, कह रहा है तो बिल्कुल करेंगे। ए है मान लो, और ये कौन है, बी। तो ए का बी पर प्रक्षेप निकालते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है साहब। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो, 2 का 3 से 6 और -3 का 2 से करेंगे माइनस का 6। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या करेगा जब आंसर 0 हो गया, तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, आपकी खुशी के लिए रख देते हैं हम 3i प्लस 2j कैप का मैग्नीट्यूड 9 प्लस 4 रूट होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू तो 0 होगी, तो आपके पास यहाँ पर प्रक्षेप है वो 0 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है यदि a इक्वल टू 1 2 माइनस 6 और b इक्वल टू -2 और 4 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, देखो ध्यान से, यहाँ डैश पूछ रहा है, ये हल्का डैश रह गया, ये पूछ रहा है मान। ठीक है, सबसे पहले आप a का b से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पंक्ति है, स्तंभ है, एक ही बार गुणा होगा, एक एलिमेंट आपको मिल जाएगा। तो 1 का -2 से -2, 3 का प्लस के 4 से तो प्लस में 12 और माइनस के 6 को 5 से करेंगे तो माइनस का 30। ऐसे हम सोल्व करेंगे। अच्छा, सोल्व करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस में 20। अच्छा, ये पूछा है क्या, नहीं, इसकी ट्रांसपोज पूछी गई है। अच्छा, ट्रांसपोज पूछी गई है तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा साहब, इतनी रहेगी जितनी है उतनी, यानी माइनस में 20 ही। ओके, छोटा सा क्वेश्चन, वन लीनियर। आगे कहता है ये है तो इसके लिए सेकंड याद कर दीजिए, एक अंक का क्वेश्चन है। अच्छा, 2 क्रम की आपके पास सारणिक है, तो उसके लिए एडजॉइंट ए फाइंड करने का तरीका बताया था हमने। क्या करेंगे, यहाँ पर मुख्य अवयव, ये मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं उनके स्थान बदल देंगे और पश्च विकर्ण के अवयवों के चिन्ह बदल देंगे साहब। तो ये आपके पास एडजॉइंट ए हो जाएगा। एक अंक में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आप सारे सेखंडों को ज्ञात करके फिर उसको बनाएं। फिर कहता है सिद्ध कीजिए लघुगण के फलन 0 से इन्फिनिटी में निरंतर वर्धमान है। बिल्कुल है साहब। देखो लघुगण के फलन क्या होता है जी, log x होता है जी। डिफ्रेंशिएट करेंगे साहब इनका, f डैश x हमको मिल जाएगा 1/x। ओके, अब देखो 0 से इन्फिनिटी का मतलब है धनात्मक। तो जब आपके पास x पॉजिटिव है, जब x कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, उस केसेस में आपके पास f डैश x भी कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा जी। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू कभी 0 बन ही नहीं पाएगी, हम 0 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो, और पॉजिटिव आएगी। f डैश x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब है फंक्शन है, उस केसेस में हमने पढ़ा है फंक्शन है वो कैसा होता है साहब, इंक्रीजिंग। लेकिन ग्रेटर देन 0 वाले केसेस में निरंतर वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और केवल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो उस केसेस में वर्धमान होता है। फिलहाल निरंतर वर्धमान की चर्चा हो रही है तो हमेशा निरंतर वर्धमान ही कहेंगे। ओके, ठीक है, ये शर्त लिखनी है, केवल ये निरंतर वर्धमान होने की शर्त है, आगे लिख देंगे। इसलिए x ग्रेटर देन 0 में f निरंतर वर्धमान है। ओके, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। क्या कहते हैं, y इक्वल टू log cos x, इसका dy बाई dx ज्ञात कर दीजिए। ये भी इजी सा क्वेश्चन है। y इक्वल टू log cos x आपको दे रखा है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो y का dy बाई dx हो जाएगा। log का करेंगे तो log का होता है 1/x, x की बजाय क्या है भाई, x का फंक्शन है तो एज इट इज रिपीट होगा, और आगे cos x का भी डिफ्रेंशिएशन होगा। तो अच्छा, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस में sin x होता है, और अपॉन कितना है, cos x है पहले से, तो आपके पास वैल्यू आ गई माइनस में 10x, तो आपके पास आंसर होगा -10x। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, e की पावर 10x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कर दीजिए। तो ये भी हो जाएगा, e की पावर 10x का हम x के ही रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो भाई हमने तो ये पढ़ा था चरघातांकी फलन का डिफ्रेंशिएशन वहीं रहता है, पर यहाँ पावर में x ना होकर x का फंक्शन है तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ है e की पावर 10x वो एज इट इज, तो आंसर मिलेगा sec स्क्वायर x e की पावर 10x। ओके, नेक्स्ट पे ध्यान दें, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपए में rx इक्वल टू 3x स्क्वायर
प्लस में 36x और प्लस में 5 से प्रदत्त है। ये आपको पास rx है, इस rx की वैल्यू दी गई है और क्या कह रहा है x इक्वल टू 15 पर सीमांत आय बता दीजिए। अच्छा, सीमांत आय कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो हम r डैश x फाइंड करते हैं साहब, कर देंगे। कितना मिलेगा? डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x और प्लस में 36 मिल जाएगा साहब। अब कहता है x इक्वल टू 15 पर वैल्यू, तो x इक्वल टू 15 आप यहाँ पुट कर दीजिए, x की जगह पर 15 रखेंगे तो 6 इंटू 15 और प्लस में 36, तो कितने हो गए? 90 प्लस में 36, आंसर आएगा 126। ओके, छोटा सा क्वेश्चन है, आप प्रॉपर सही ढंग से लिखिए, हमने केवल आंसर बताया आपको क्या क्या होंगे। ओके, 7th क्वेश्चन को देखें, कहता है इंटीग्रेशन ज्ञात कर दीजिए। किसका साहब? एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन चाहिए। अच्छा, इंटीग्रेशन हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर को माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का 1 आएगा इंटू डी एक्स। बस अब समाकलन कर दो, एक्स स्क्वायर का तो होगा एक्स क्यूब और बटे में 3 और 1 का हो जाएगा x और प्लस में ऐड कर दीजिए c। तो छोटा सा इंटीग्रेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करें, क्या कह रहा है साहब? नेक्स्ट में कह रहा है कि एक वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। ओके, केवल प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए। अच्छा, पहले आप इसके डायग्राम को देखें तो ये सर्किल है साहब, कहाँ बन रही है? ऐसा सर्किल है जिसका केंद्र कौन है? मूल बिंदु है, तो ये हमने बना दिया जी। ओके, अब इसमें से कह रहा है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बता दो आप, तो कितना आएगा एरिया? बिल्कुल बताएंगे। यहां से ये x इक्वल टू 3 यानी इसके लिए रेडियस हो गई, या कहें तो त्रिज्या हो गई। तो x इक्वल टू 0 यानी y एक्स से शुरू हो गई और x इक्वल टू 3 तक आपको यहाँ पर पूरा एरिया फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 से 3 तक का, यह आएगा y इंटू डी एक्स, वक्र का y। अच्छा, वक्र का y कितना है? वक्र का y आप यहाँ से निकाल लो, कितना आएगा साहब? √9 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा जी। बस इसका समाकलन कर दीजिए। 9 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन आएगा x/2 और रूट में 9 माइनस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 9/2 और साइन इनवर्स x/3। ये समाकलन है। इसमें सीमाएं रखनी है 0 से 3 तक की, आपको रख दो। क्या क्या मिलेगा? x की जगह हम 3 रखेंगे तब फर्स्ट है ये वैल्यू तो हो जाएगी 0, ठीक है। और सेकंड वाले में रखेंगे तो साहब यहाँ पे तो 9/2 तो पहले से थे और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। ओके, और 0 रखने पे दोनों 0 हो जाएंगे। बस केवल आपको इतना ही सोल्व करना है, 9/2 और यहाँ कितने आ जाएगी? 1 के लिए वैल्यू π/2, तो आंसर मिलेगा आपको कितना? 9π/4, ठीक है। वर्ग इकाई और लिख देना आगे, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। सिद्ध कीजिए कि एक फलन है, उसकी अवकल समीकरण किस रूप में है भाई? y डैश माइनस में 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये फलन है, वो इस अवकल समीकरण का हल है, यानी आप इस फलन का अवकलन करें तो आपको ये मिलनी चाहिए। करके देख लो, बस ये काम करना है आपको y मिला है, आप y डैश फाइंड कर दो, कितना मिलेगा? 2x और 2x का करेंगे तो 2 मिल जाएगा, c का हो जाएगा 0। इन सबको उधर ले चलो, उधर लेके चलेंगे तो y डैश माइनस में 2x और माइनस का 2 इक्वल टू 0 मिल तो गया। बस इतना सा काम था, ये एज इट इज है। नेक्स्ट देखो, 2 सदिश a और b के परिमाण मिले हैं आपको। कितने कितने हैं साहब? a का परिमाण √3 है, b का है वो 2 है और a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू है √6 है। तो कह रहा है a तथा b के बीच का कोण बता दो, एंगल बिटवीन a एंड b कितना होता है साहब? सीधा सा फॉर्मूला है cos थीटा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b का परिमाण और a का परिमाण। तो ये आपको सारी वैल्यूज दे रखी हैं खुद ने। a डॉट b की वैल्यू है √6 है, a का परिमाण है वो √3 है, b का परिमाण है वो 2 है। ओके, इतना ही है, तो हमने सारे मान रख दिया है। अब जिसमें जो कटता है √3 से √6 और √3 कट जाएंगे, ऊपर बचेगा √2, नीचे बचेगा 2, ठीक है। √2 और 2 भी कट जाएंगे, 1/√2, तो आंसर मिल जाएगा आपको कोस है। और 1/√2 वैल्यू कब देता है? कोस π/4 पे देता है, तो थीटा की वैल्यू आएगी π/4। ये आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, 11वें क्वेश्चन में कहता है बिंदु जिसका स्थिति सदिश, क्या है स्थिति सदिश? 2i माइनस j प्लस में 4k से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण जो दिए गए सदिश इतने के समांतर है। अच्छा, हमने तो ये पढ़ा है रेखा का समीकरण r बराबर a वेक्टर प्लस में लैम्बडा b वेक्टर होती है साहब। ये तो है साहब a की वैल्यू और ये है किसकी? b की वैल्यू। तो दोनों को लिख देंगे और दोनों को यहाँ पुट कर देंगे। a की जगह पर तो 2i माइनस में j प्लस में 4k और इसमें प्लस लैम्बडा लगा करके b को भी लिख देंगे, i प्लस में 2j और माइनस का k। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, रेखा का एक सदिश समीकरण प्राप्त हो जाएगा। छोटी सी क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ईजी कार्य है।
आगे क्वेश्चंस को पढ़ करके देखें क्या कह रहा है। यदि पी ए यानी एक घटना ए की प्रायिकता मिली है 2/5, एक अन्य घटना बी की प्रायिकता 1/3 है, ए या बी दोनों के घटित होने की यानी ए के घटित होने या बी के घटित होने की प्रायिकता 8/15 है, तो कह रहा है ए और बी यानी दोनों घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता निकाल दो। अच्छा साहब, हमने तो सूत्र पढ़ा पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। सारी वैल्यूज हमको पता है, जो पता है वो पुट कर देंगे। 8/15 पी ए की जगह 2/5, पी बी की जगह 1/3 और पी ए इंटरसेक्शन बी का पता नहीं है, ये तो ज्ञात ही करना है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमको मिल जाएगा 2/5 और 1/3। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा साहब, 15 आएगा। 15 आएगा तो ये लीजिए 15, 5 है नीचे, 3 से गुणा होगा तो 6 हो गया और इधर 3 है तो 5 से गुणा होगा, प्लस में 5 हो गया, माइनस में 8/15 इधर आ जाएंगे, ये वाले मान इधर ले आएंगे मेरे को। तो 11 में से 8 घटा देंगे, कितना बच गया 3, 3/15 मतलब 1/5, 3 से काटेंगे तो आंसर मिलेगा 1/5। ओके, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, सिद्ध कीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, किस फलन को सिद्ध करवा रहा है, fx = x³ + 5 को। देखो कितना क्वेश्चन इजी है, और कह रहा है फलन r से r में एक एक ही, बस ये सिद्ध कर दो। अच्छा, फलन r से r में एक एक ही है तो एक एक ही की जांच कैसे करते हैं, बहुत ही इजी है साहब। क्या करना है, हम मानेंगे कि माना जो प्रांत है इसका r, उसमें से 2 अवयव, एक x1 और एक x2, दोनों इस प्रकार से हैं कि x1 का फलन पर मान और x2 का भी मान है फलन के ऊपर, तो वो कितने हैं, बराबर हैं। अच्छा बराबर हैं तो हम रख देंगे यहाँ पर x1³ और प्लस में 5 है, और x2 के ऊपर वैल्यू आएगी, वो आएगी x2³ और प्लस में 5। हम देखते हैं यहाँ 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, घटाने दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे तो घटाएं देंगे यानी कट जाएंगे तो हमने यहीं पर काट दिया साहब। तो x1 का क्यूब और x2³ बराबर है, हम इसमें घनमूल लेंगे तो क्यूब में तो घनमूल जैसे चिन्हों के होंगे वैसे के वैसे मिल जाएंगे, तो x1 बराबर x2। और किसी भी फंक्शन में यदि ऐसा हो जाए कि उसके प्रांत के 2 एलिमेंट्स इक्वल आ जाते हैं, यदि उनके परिसर के मान भी समान होते हैं उस केसेस में, तो फिर फलन एक एक ही कहलाता है। इसलिए एफ आर में कैसा है, एक एक ही है जी। ओके, 2 अंक का क्वेश्चन है, छोटा सा टेस्ट दिया उसने, बड़ा ही इजी काम मिला आपको। अगला देखो साहब क्या कह रहा है, tan इनवर्स cos x - sin x अपॉन cos x प्लस में sin x है, इसको सरलतम रूप में लिखना है। लिखेंगे जी, बिल्कुल कहा है तो आपने। tan इनवर्स बाहर tan है, अंदर cos और sin है। देखो cos और sin से tan कब बनता है, जब cos बटे में आए, तो आप cos से डिवाइड कर दो अंश को भी और हर को भी। अंश में करेंगे तो 1 माइनस में tan x बनेगा और नीचे बन जाएगा 1 प्लस में tan x। अच्छा ऐसा हो जाए तो आगे क्या हो सकता है, हम 1 को थोड़ा सा चेंज करके यूं कह देंगे tan π/4 और माइनस में tan x, और नीचे 1 है वो ऐसे कैसे, और ये जो tan x इसके गुणा में 1 ले लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 की वैल्यू tan π/4 होती है इंटू tan x। ये अपने आप में एक फॉर्मूला है किसका, tan a - b का, तो अप्लाई कर देंगे। a की जगह पर तो π/4 कितना है, π/4, और b की जगह पर x है तो tan से tan तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिलेगा π/4 माइनस में x। छोटी सी क्वेश्चन से बस लिखा नहीं है मैंने क्या क्या काम किया है, तो लिख लेना भाई साहब कि cos x का आंसर में भाग दे दिया है, यहाँ पे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है आव्यूह समीकरण इतने से x तथा y का मान ज्ञात कर दीजिए। याद करेंगे जी, दोनों मैट्रिक्सेज हैं वो दोनों इक्वल हैं। अच्छा इक्वल हैं तो फिर 5 है वो y - 2 के इक्वल होगा, तो 5 = y - 2 लिखना पड़ेगा आपको साहब यहाँ पे कि दोनों मैट्रिक्स समान हैं इसलिए ऐसा होगा। तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी, एक मान तो मिल गया जी। ठीक, दूसरा आप यहाँ से भी निकाल सकते थे, ये वैल्यू भी आपको y का मान 7 ही देती। ओके, और नेक्स्ट है 3x + 7 = 0, तो ये भी मान दे देगा 3x + 7 = 0। तो आप x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में 7/3, ये दोनों आंसर हो गए। ये बिल्कुल इजी काम है, आपको दोनों सवाल को लिखना है, दोनों मैट्रिक्स को समान लिखना है, संगत अवयवों की तुलना करनी है, x y के मान मिल जाएंगे। 7th क्वेश्चन पे ध्यान दे, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, विश्लेषण का क्वेश्चन है। देखो कह रहा है आप डिटरमिनेंट्स जान जाते हैं, सारणिक जान गए, तो उसकी सहायता से ये बताइए कि ये जो सारणिक है ना, इसका एक मूल x = -1 है, तो अन्य जो 2 मूल हैं उन दोनों मूलों का योग ज्ञात कर दो जी। क्या ज्ञात कर दो, योग ज्ञात कर दो। अच्छा एक मूल तो दे रखा है, नेक्स्ट मूल मान लो अल्फा है और दूसरा बीटा है, तो इन दोनों का सम पूछा है आपसे, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। ओके, तो देखो कितना होगा, उसे भी ज्ञात करेंगे हम। सबसे पहले जो सारणिक है ना, इस सारणिक को हम हल करेंगे जी, हल करेंगे, वो भी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से हल कर लेंगे। कैसे करेंगे, बहुत ही इजी फॉर्मेट में आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, इन स्तंभों को ऐसे कैसे जोड़ सकते हैं जी। ठीक है, ये जो स्तंभ है
इनके एलिमेंट्स एक जगह जोड़ लिए जाएं। अच्छा, इसको जोड़ते हैं तो कुछ संक्रिया लिखते हैं हम। जैसे हमने R1 पंक्ति में चेंज किया, क्या चेंज कर दिया हमने, R1 में R2 और R3 दोनों जोड़ दिए। ये गुणधर्म है साहब सारणिक के, पढ़े नहीं होंगे शायद आपने, क्यों, क्योंकि हट गए हैं साहब, अब नहीं है किताब में, क्वेश्चन सा आया इसलिए उसके तरीके से हल कर रहे हैं। नहीं करना चाहते उस तरीके से तो आप सारणिक का पूरा प्रसार खोलिए, ठीक है। एक्स में त्रिघात समीकरण आएगी, त्रिघात समीकरण में से एक गुणनखंड, आप इसको ये बनाएंगे, फिर जाके इसे सोल्व करना पड़ेगा। हम इजी फॉर्मेट में चाह रहे हैं इसलिए हम तीनों पंक्तियों को जोड़ रहे हैं साहब। तो सारणी की वैल्यू 0 के इक्वल तो है ही है, हम लिख देते हैं क्या क्या जुड़ेगा। x प्लस में 4 आएगा, यहाँ भी x प्लस में 4 आएगा और यहाँ भी x प्लस में 4 आएगा। बाकी दोनों पंक्तियां हैं वो ऐसे कैसे रह जाएंगी। 3 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x है और इक्वल टू में 0 है। देखो सारणिक है तो पूरी पंक्ति में से एक निश्चित संख्या है तो कॉमन निकाली जा सकती है। तो x प्लस 4 तो आ जाएगा भाई साहब कॉमन, यहाँ बचेगा 1 1 और 1 और 1 x और 1 और 3 2 और x। ओके, ये सारणिक की वैल्यू 0 है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से इन्हीं कहीं दो को 0 बना लेंगे। कैसे बनेंगे ये 0, ये तो है C2 कॉलम और ये कौन है C3। C2 में से C1 घटा देंगे और C3 में से भी C1 घटा देंगे। तो हम दो संक्रियाएं काम में ले रहे हैं, C2 की जगह C2 माइनस C1 और C3 की जगह पर भी C3 माइनस का C1 काम में लेंगे। तो सारणिक के लिए वैल्यू क्या हो जाएंगी, देखो x प्लस 4 तो पहले से ही बाहर था जी। अब सारणिक में क्या हो गया, हमने पहले स्तंभ को चेंज नहीं किया, 1 1 3 है, दूसरे स्तंभ में हमने घटाया तो 0 हो गया, 1 में से 1। अब नेक्स्ट में देखो हम x में से 1 घटाएंगे जी, तो हमें यहाँ पर मिलेगा x माइनस का 1, कितना मिलेगा जी, x माइनस 1। और हम 2 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा माइनस का 1। ओके, अब तीसरे कॉलम पे आ जाओ, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे यहाँ भी 0 और x में से 3 घटाएंगे तो x माइनस का 3 हो जाएगा जी, और बराबर में कितना होगा 0। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार लिखना है। क्या लिखना है, पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार लिखना है हमको। तो रखिए प्रसार, क्या मिलेगा, प्रसार लिखेंगे तो x प्लस 4 तो पहले से ही था और 1 के रेस्पेक्ट में x माइनस 1 और x माइनस 3 दोनों गुणा हो जाएंगे, x माइनस 1 भी और x माइनस 3 भी दोनों गुणा होंगे। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 3, और माइनस करने के लिए तो 0 ही है संख्या, तो उसमें कुछ है ही नहीं, तो ये मान 0 के बराबर आया। यहाँ से कह रहा है एक तो x की वैल्यू माइनस में 4 आएगी, एक कहता है x की वैल्यू 1 आएगी और एक कहता है x की वैल्यू 3 आएगी। तो भाई साहब यहाँ तो कह रहा है x की वैल्यू माइनस में 4 आएगी, हमें मिली x की वैल्यू प्लस में 1। ये तो x की वैल्यू माइनस 1 आएगी, हमें तो मिल रहा है x की वैल्यू प्लस में 1 यहाँ पर। तो भाई साहब क्या करें, अब चेक कर लेते हैं एक बार यहाँ से। तो इसने पूछा था कि साहब -1 को चलो थोड़ी देर के लिए प्लस मान लेते हैं, तो फिर कह रहा है इन दोनों का जो सम है वो कितना आएगा, तो -4 प्लस में 3, तो सम आया माइनस का 1। चलो चेक और करते हैं x इक्वल टू 1 सही है या x इक्वल टू -1। हम यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह -1, तो ये -1 और -1 2 3 1 -1 और 1 और 3 2 -1। अच्छा, इसका मान 0 आना चाहिए। सोल्व करो, पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार लिखेंगे तो 1 माइनस का 2 मिलेगा जी, फिर माइनस का 2 और इसके लिए प्रसार लिखेंगे तो -1 और माइनस का 3 आएगा। और प्लस के 3 की बात करेंगे तो 2 और प्लस में 3 आएगा, तो माइनस का 1 और -1 प्लस का 1, और यहाँ माइनस के 4 और 2, माइनस के 4 को -2 से गुणा करेंगे तो प्लस के ही 8, और यहाँ 10 5 15। तो भाई साहब ये तो देखो x इक्वल टू -1 तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो गलत आंसर दे रहा है ये, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। अच्छा, हमने निकाले हैं वो सही है कि नहीं है, वो कैसे पता लगेंगे, तो आप x बराबर 1 पुट करके देख लो। अच्छा, x बराबर 1 रखेंगे ना हम, तो देखो क्या आएगा, सवाल में एरर है ये, तो हम ठीक कर रहे हैं इनको। यहाँ पर हम प्लस में 1, यहाँ भी प्लस में 1, यहाँ भी प्लस में 1 रखेंगे, और इसका जब प्रसार करेंगे तो 1 के लिए तो प्रसार क्या आएगा जी, 1 के लिए आएगा 1 माइनस में 2 और माइनस का 2, यहाँ पे प्रसार लिखेंगे 2 के लिए तो हो जाएगा 1 माइनस का 3, और नेक्स्ट 3 के लिए लिखेंगे तो 2 माइनस का 3, ये बनेगा जी। सोल्व करो इसको, यहाँ से मिला -1, नेक्स्ट में मिलेगा -2 गुणा होकर के प्लस के 4, और यहाँ से मिलेगा माइनस का 3। तो देखो ये 0 बन रहा है ना, इसका मतलब +1 आएगा। तो एरर तो इसने खुद ने यहीं पर दे दिए, क्वेश्चन में ये वैल्यू है वो प्लस की A1 होगी, और जो अदर दो रह गए उन दोनों का सम है वो -1 आएगा, ये आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, साइन इनवर्स कोट x। आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो ये गुणधर्म से नहीं करना चाहो तो आप इसका सीधे प्रसार लिखिए। सीधा प्रसार लिख करके यहाँ एरर तो हमने बता दी है, ये x बराबर 1 होगा,
x बराबर 1 होगा तो गुणनखंड क्या बनेगा, x माइनस 1 बराबर 0। तो आप x माइनस 1 के गुणनखंड बनाएंगे यहाँ पर, इसमें इसका जो प्रसार होगा उसमें x माइनस 1 के गुणनखंड बनाएंगे, जो शेष बच गया उसके और गुणनखंड करेंगे, तब जाके आपको x की 2 वैल्यूज प्राप्त होंगी। तो हम उससे बच गए, हमने ऐसा कर लिया। तरीके अलग अलग हैं, जैसा चाहो वैसे कर सकते हैं। अच्छा, 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन इनवर्स कोट एक्स का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कर दीजिए। अच्छा, साइन इनवर्स का अवकलन करेंगे तो हमने तो इजी फॉर्मेट में साइन इनवर्स के अवकलन को क्या पढ़ा है, ये इसका अवकलन होता है साहब, कितना होता है 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो सेम ऐसा यहाँ पर भी होगा, साइन इनवर्स कोट एक्स है तो कर देंगे इसका भी अवकलन। अवकलन करेंगे तो साइन इनवर्स में 1/√1 माइनस में कोट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके, अब कोट एक्स का अलग से अवकलन और भी होगा तो मिलेगा माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आंसर आ गया माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स और अपॉन रूट में 1 माइनस का कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इससे ज़्यादा आपकी इच्छा है, आप सोल्व करें ना करें, कुछ कटेगा तो है नहीं, मान साइन कोस में चेंज हो सकते हैं, तो आप यहीं छोड़ सकते हैं आंसर को। 9वां क्वेश्चन है, 2 नंबर में दिया है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। हमने ये चीज़ पढ़ी है कि साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो या कोस इनवर्स में हो, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, इसकी वैल्यू तो होती है कोस इनवर्स एक्स। और यदि आपके पास ये वैल्यू कोस इनवर्स में है तो ये होती है कितना, साइन इनवर्स एक्स। तो आप देखेंगे y इक्वल टू हो जाता है साइन इनवर्स एक्स और प्लस में कोस इनवर्स एक्स। ओके, और वैसे देखा जाए तो सीधा सूत्र भी है सेकंड चैप्टर में, तो ये आपके पास वैल्यू होती है पाई बाई 2 का अवकलन करेंगे तो y डैश क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा जी हमको। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। कहता है सिद्ध कीजिए R में दिया गया फलन f(x) x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 100 वर्धमान है। फंक्शन f कैसा है, वर्धमान है। किस में साहब, R में वर्धमान है, मतलब सभी वास्तविक संख्याओं में वर्धमान है, ये हास्यमान हो नहीं सकता, मतलब सदैव वर्धमान है। ओके, चेक करेंगे साहब, फंक्शन का अवकलन करेंगे, f' मिलेगा हमको 3x स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस में 300 का हो जाएगा 0। आप यहाँ देखें ध्यान से कि साहब जो भी लिखा हुआ है उसमें 3 कॉमन है, बचता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 1। अच्छा, ये देखें तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। अच्छा, हमने एक चीज़ पढ़ी कि साहब x माइनस 1 का होल स्क्वायर है वो परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, 3 से गुणा भी कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, 3 भी पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है तो ऐसे में का पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। में यानी क्या मिल गया, f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है किसमें, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, चाहे x का मान प्लस का लें चाहे माइनस का लें, कैसा भी ले लो आप, मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। इसलिए f कैसा है, वर्धमान है सभी r में, यानी x बिलोंग्स टू r में फंक्शन कैसा है, वर्धमान है जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम आगे। तो क्या कह रहा है, सिद्ध ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। ये समाकलन चाहिए जी हमको, बिल्कुल हो जाएगा जी। इस वाले क्वेश्चन में यदि हम ये देखें, इतना सा मान लें, क्या मान लें जी, कि माना हमने f(x) इक्वल टू 1/x है, तो आप देखेंगे इस फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएशन है वो माइनस में 1/x स्क्वायर आएगा। इसलिए ये जो फंक्शन i दिया गया इंटीग्रेशन के लिए, ये इंटीग्रेशन i कुछ इस टाइप में हो जाएगा, e की पावर x पहला f(x) और प्लस में f'(x). ठीक है। अच्छा, ऐसे समाकलन हमने पढ़े हैं, ये सीधा फॉर्मूला है। यदि ऐसा हो तो आपके पास समाकलन क्या हो जाएगा भाई, e की पावर x और f(x) प्लस में c। तो ये क्या बन गया जी, e की पावर x, f(x) हमने क्या लिखा था 1/x और प्लस में c। तो आंसर मिल गया e की पावर x/x और प्लस में c। ये ठीक आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां। क्या कह रहा है जी, एक रेखा है y इक्वल टू 3x + 2 x अक्ष एवं कोटि x बराबर -1 से +1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए जी। रेखा को ड्रॉ कर लीजिए, सब कैसे भी बने, ये जैसे ही बनती है वैसे ही बना लीजिए। ये लो जी, हमने खींच दिया और एक हमने ये खींच दिया x अक्ष। ओके, ये तो हो गया x एक्सिस और ये है मान लीजिए y एक्सिस, और एक लाइन है y इक्वल टू 3x + 2। अच्छा, पता कैसे लगेगा पॉइंट कहाँ से गुजर रहा है, जब हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 2 मिलता है हमको। तो मान लीजिए एक पॉइंट ये है 0 2, ये कौन है 0 2 है, और यहाँ पर हम y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो x इक्वल टू -3/2 मिलेगा। मान लीजिए -3/2 यहाँ पर है, तो ये 2 पॉइंट हो गई, इन दोनों को मिला दो तो लाइन आपके पास कुछ इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएगी। ओके, ठीक है। ये कौन है, ये है y इक्वल टू 3x + में 2। अब अच्छा, क्या क्या कह रहा है, x अक्ष अब ये रहा, और साथ में कौन है इसमें, और साथ में भी है एक तो है हमारे पास कौन, कोटि x बराबर -1, x बराबर -1 ये तो है 3/2,
माइनस का, तो x माइनस 1 है वो यहीं पर मिल जाएगा आपको पहले ही। तो आप इस जगह पर लाइन खींच दीजिए, ये लीजिए x इक्वल टू -1 और एक है x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 इधर आएगी, तो x इक्वल टू 1 मूल बिंदु के इस साइड में मिलेगी। तो इनके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र x अक्ष ये नीचे वाला हो गया, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई और ऊपर तीसरी हो गई। तो ये जो एरिया है इस एरिया को आपको फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन मिल गया -1 से +1, ठीक है। और रेखा का y कितना है साहब, 3x प्लस में 2, बस इसका समाकलन कर दीजिए, ठीक। अच्छा, समाकलन करेंगे तो देखो 3x है ना, वो तो एक विषम फलन है जी, ये तो हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा, विषम फलन होने की वजह से 0। तो केवल 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, 2 का इंटीग्रेशन x आएगा, इसमें सीमा लगा दो -1 से +1 की, कितनी हो जाएगी साहब, 1 पुट करेंगे तो 2 और -1 पुट करेंगे तो -2, तो ये हो जाएगा 2 + 2 यानी 4 वर्ग इकाई आपके पास आंसर आ जाएगा, छोटा सा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या कह रहा है। दर्शाइए कि सदिश इतना इतना और इतना एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों की रचना करते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन भाई साहब बहुत बड़ा दे दिया है इसने जनाब ने। एक शब्द है, थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारे पास यहाँ यदि क्वेश्चन में शीर्ष नहीं लिखता ना तब तो ये क्वेश्चन छोटा सा था, लेकिन उसने शीर्ष लिख दिया है। शीर्ष का मतलब हो गया कि ये जो तीनों वेक्टर आपको मिले हैं ये कौन है, पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है, शीर्षों के स्थिति सदिश है ये। यदि ये शीर्ष शब्द नहीं लिखता ना तो ये तीनों भुजाएं हो जाती, और भुजाएं हो जाती तो बहुत ही इजी में वे में आपके पास आंसर निकलता। अब बड़ा काम हो जाएगा आपके पास। अब तो आप साहब एक ट्रायंगल बनाइए यानी त्रिभुज बनाइए। ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ए पॉइंट ये है, बी ये है, सी ये है। ए दे रखा है आपको यहाँ और बी भी दे रखा है और एक सी तीसरे पॉइंट के रूप में या कहें तो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है। ओके, अब कह रहा है कि ये त्रिभुज है, समकोण है, ऐसा सिद्ध करना है। ऐसे समकोण सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा ए बी, फिर एक वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा बी सी, एक और अदर वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा आपको ए सी। अब टेस्ट कैसे होगा कि साहब ये समकोण त्रिभुज है, 2 तरीके से हो सकता है। या तो इनके सबकी भुजाओं यानी वेक्टर फाइंड हो जाएंगे, तो सभी की वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड यानी इनकी भुजाओं की लंबाई निकालेंगे, परिमाण ज्ञात करेंगे तीनों वेक्टर्स का। अब तीनों वेक्टर्स में से जिस भी वेक्टर का परिमाण सबसे बड़ा है उसका स्क्वायर है वो अन्य दोनों सदिशों के परिमाण के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए, परिमाण के स्क्वायर के योग के बराबर होना चाहिए। या फिर आप इनके बीच में कोण फाइंड करो कि 2 सदिशों के बीच का कोण है वो 90 डिग्री है, तो भी ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो साहब बड़ा काम है, ऐसा कार्य तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी भुजा। तो देखो साहब ए बी वेक्टर क्या बनेगा, ए में ये ए है मान लीजिए, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु की स्थिति सदिश है। तो ए बी निकालेंगे तो बी में से ए घटेगा। अच्छा, बी में से ए घटाएंगे तो माइनस का आई कैप बचेगा, और माइनस के 3 जे में माइनस का जे घटाएंगे तो माइनस का 2 जे कैप बचेगा, और माइनस के 5 के में से के घटाएंगे तो माइनस का 6 के कैप। ये तो हो गया साहब ए बी वैक्टर। ऐसे निकालेंगे हम बी सी। तो सी में से बी घटा दो, 3 आई में से आई घटाएंगे तो 2 आई मिल जाएगा, माइनस के 4 में से माइनस के 3 जे घटाएंगे तो माइनस का जे मिलेगा, और 4 में से 5 के घटाएंगे तो प्लस का के मिलेगा। एक और काम करना है हमको, ए सी वैक्टर या सी ए निकालना है। तो सी में से ए घटा देंगे, 3 में से 2 आई घटाएंगे तो 1 आई बचेगा, माइनस के 4 जे में माइनस का जे घटाएंगे तो माइनस का 3 जे बच जाएगा, और माइनस के 4 के में से के घटाएंगे तो माइनस के 5 के बच जाएंगे। ओके, अब इन सब के आपको परिमाण निकालना है। ए बी का परिमाण कितना होगा जी, 1 + 4 + 36 कितना हो गया, √41 हो गया। अच्छा, यहाँ ये कितना हो गया, 4 + 1 + 1 यानी √6 हो गया, और यहाँ देखें तो 1 + 9 + 25 तो ये कितना हो गया जी, 35, तो √35। इन सब में देखें सबसे बड़ा कौन है, √41 है। तो आप देखें ए बी के परिमाण का स्क्वायर ये अन्य 2 के स्क्वायर के बराबर है क्या, बी सी के परिमाण के स्क्वायर और ए सी के परिमाण के स्क्वायर के बराबर है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि ये तो है आपके पास 41, ये मिलेगा 6 और ये मिलेगा 35, तो टोटल हो जाते हैं 41। इसका मतलब बिल्कुल त्रिभुज की भुजाएं हैं वो समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती हैं। इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज की ही भुजाएं हैं। ओके, 14 में देखिए, 14 में क्या कह रहा है, कह रहा है ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए साहब, ज्ञात करवा रहा है एक समाकलन। इस समाकलन को करने के लिए पहले से मानक रूप में यानी सही फॉर्म में लिखेंगे। इस रूप में तो समाकलन होगा नहीं, तो साहब हम 7 तो रख लेते हैं अलग, और यहाँ से माइनस ले देते हैं कॉमन, तो x² प्लस में 6x होगा। अच्छा, 6x में देखें तो यहाँ आप 2 का भाग देंगे तो 3 मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर हम जोड़ लेंगे और घटा देंगे। अच्छा, ये जोड़ लिया और ये घटा दिया हमने, माइनस से वापस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इतना सा हिस्सा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो क्या बनेगा साहब, dx/7, और माइनस में बन जाएगा ये x प्लस में 3 का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस के 9। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास समाकलन है वो कुछ अलग तरीके से चेंज होकर आ गया, 16 माइनस में x प्लस में 3 का होल स्क्वायर। ओके,
ये समाकलन हमको करना है। तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट का है। ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट का है। समाकलन होगा 1/2a और लॉग, इस फॉर्मेट में क्या आता है आंसर, a प्लस में x और a माइनस में x। ये समाकलन हमारे पास होता है। अब इस समाकलन को देखेंगे हम आगे, क्योंकि सूत्र था हमने पढ़ा है 1/√a स्क्वायर, ओ सॉरी, a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर है, तो ये समाकलन होता है। वैल्यू पुट करिए 1/2, a की जगह 4 और लॉग a की जगह पर 4, x की जगह पर x प्लस 3 और नीचे 4, ऊपर प्लस का साइन है और नीचे माइनस का 4 माइनस एक्स प्लस 3। ये समाकलन है। टोटल वैल्यू आएगी 1/8 लॉग 4 और 3 7 प्लस में x और नीचे 1 माइनस का x प्लस में c। ये आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक इसी में अथवा भी है हमारे पास। अथवा में क्या कह रहा है कि साहब 2x और बटे में है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2, इसका भी समाकलन कर दीजिए। तो सेम क्वेश्चन है, जैसा वो हो रहा है थोड़ा सा यहाँ बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि अंश में 2x आ रहा है। तो हम नीचे वाले का अवकलन करके देखते हैं, तो यहाँ भी हमें 2x मिलता है, पर प्लस में 3 और मिलता है। अच्छा, अंश में 3 की कमी रह गई हमारे पास, तो हम क्या कर लेंगे, 3 जोड़ देंगे और 3 घटा देंगे। हो गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 2। ओके, ऐसा लिख दिया हमने इसको। अब इसके दो पार्टीशन करेंगे, 2x प्लस 3 को तो अलग कर देंगे और जो 3 माइनस का है उसको हम अलग लिख लेंगे। तो ये साहब dx और एक और समाकलन अलग से हो गया 3dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 3x और प्लस में 2। ये तो बहुत ही इजी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, क्योंकि सीधा फॉर्मूला है। एफ डैश एक्स ऊपर लिखा हुआ है, नीचे एफ एक्स है, तो ये आएगा लॉग में, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 2। ठीक है, ये तो इजी हो जाएगा। कितनी आ गई वैल्यू, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 3। ये तो फर्स्ट का हो गया। सेकंड वाला जो है ना, इसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको, गुणनखंड करने पड़ेंगे हर के। अच्छा, हर में गुणनखंड करेंगे तो क्या क्या आएंगे, हर में गुणनखंड करेंगे तो x प्लस 2 और x प्लस में 1 आएगा। अब आप यहाँ पे आंशिक भिन्न लगा सकते हो। अच्छा, -3 तो है बाहर, ऐसे कैसे, यहाँ पे हम आंशिक भिन्न लगाएंगे तो आंशिक भिन्नों में बदलेंगे। बड़ा गुणनखंड है x प्लस 2, इसमें से x प्लस 1 को घटाएंगे तो हमारे पास 1 ही बचेगा, तो बटे में तो यहाँ आएगा 1। और छोटा वाला गुणनखंड है x प्लस 1, इसमें से माइनस कर लेंगे बड़े वाले को। ये हो जाएंगे a और b के रूप में दो आंशिक भिन्नों में बदलाव। तो ये -3 और ये समाकलन आएगा तो होगा log x प्लस 1 और दूसरा होगा x प्लस 2 माइनस में, तो माइनस का log x प्लस 2, तो बटे में चला जाएगा x प्लस 2 और प्लस में c ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो ये पार्ट था इसका और बाकी हिस्सा यहाँ लिखा हुआ है जगह की कमी की वजह से। ठीक है, ऐसा लगता है यहाँ से आगे क्वेश्चन से थोड़े लेंथी है, इसलिए अपन अलग जगह पे करें इनको। ठीक है, तो यहाँ जो पेपर है हम इसको आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट पेज पे आगे हम इन्हें क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर 14 क्वेश्चंस तो कर लिए हैं, ठीक, 15 क्वेश्चंस है, हम आगे से कर रहे हैं। ओके, तो ये है आपके सामने 15 क्वेश्चंस। क्या कह रहा है, अवकल समीकरण e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर x dy इक्वल टू 0, इसका विशिष्ट हल पूछा गया है। पहली बात तो यहाँ पे एरर है इस क्वेश्चन में, एक नहीं बहुत सारी एरर्स हैं। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आपके पास विशिष्ट हल ज्ञात नहीं किए जा सकते, क्योंकि कोई शर्तें नहीं दी गई हैं। तो यहाँ से आपको केवल जनरल सॉल्यूशंस फाइंड होंगे, व्यापक हल जिसको कहते हैं। ठीक है, और देखो इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे सही लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में सही नहीं लिख रखा है। विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए आपको इस प्रकार से शर्तें दी हुई होनी चाहिए, कोई प्रतिबंध होना चाहिए। प्रतिबंध दिया नहीं गया है, इसका मतलब विशिष्ट हल तो निकलेंगे नहीं। और दूसरी बात, यहाँ पर एक और चीज़ में एरर है, वो है यहाँ आपको सेक स्क्वायर एक्स मिला है, सेक स्क्वायर एक्स नहीं है यहाँ पे, इसकी जगह पर कितना है, सेक स्क्वायर वाई है। ओके, देखो तो ये दो एरर है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो इन्हीं को देखते हुए सब चीज़ों को एक्चुअल में मिला हमको इक्वेशन है वो देखें हम, e की पावर x और tan y dy वो dx प्लस में 1 माइनस e की पावर x इंटू में सेक स्क्वायर x की जगह भाई y आएगा इंटू dy इक्वल टू 0। अब आपके पास एक ऐसी समीकरण है जिसे पृथक्करण विधि द्वारा हल किया जा सकता है। क्या करेंगे, इस टर्म्स को हम इधर ले आएंगे, उधर लेके जाएंगे तो e की पावर x और tan y और dx यहाँ रह जाएगा, और ये टर्म्स इधर आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। क्या लिखी जाएगी, 1 माइनस e की पावर x और सेक स्क्वायर y dy। देखो यहाँ पर यहाँ माइनस बाहर आ रहा है, आप इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो इन पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो आप इनको साहब बिना चिन्हों के ऐसा कह सकते हो, बिना माइनस के साइन के बाहर e की पावर x पॉजिटिव और 1 नेगेटिव। ये हमारे पास टर्म्स में नहीं, हम यहाँ से x के टर्म्स को एक तरफ और y के टर्म्स हैं उनको दूसरी तरफ ले चलते हैं। तो यहाँ देखें आपके पास e की पावर x dx और यहाँ एक और भी है e की पावर x के रूप में, तो e की पावर x माइनस 1, ये x की टर्म सारी हमने एक तरफ लिख दी है।
यहाँ हमारे पास ऑलरेडी पहले से sec स्क्वायर वाई और dy है, और ये जो tan y है इससे डिवाइड हो जाएगा इधर ये मान, तो अपॉन में आ जाएगा tan y। तो देखो x की टर्म्स हैं वो सारी एक साइड में आ गई हैं, और y की जो टर्म्स हैं वो सेकंड साइड में है, दूसरी तरफ है। ओके, तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन हो जाएगा इजी फॉर्म में, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है ऊपर लिखा हुआ है, तो ये किस फॉर्म में है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म में है। तो इस प्रकार का इंटीग्रेशन हो तो हमने क्या पढ़ा है, log एफ एक्स। ओके, और इधर ये आपके पास बिल्कुल नीचे देखें tan y का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो यहाँ पर भी सेम है, तो दोनों तरफ एक ही फॉर्मूला यूज आएगा, तो आप इसे यूज ले लीजिए। क्या बनेगा, इधर तो बन जाएगा log e की पावर x माइनस 1, और इधर हो जाएगा ये log tan y। ठीक, नीचे का डिफरेंशिएशन tan y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y ऊपर लिखा हुआ है, तो दोनों जगह सेम फॉर्मूला यूज आ रहा है, और प्लस में हम log में ही टर्म्स है इसलिए log c लिख देते हैं। तो यहाँ ये log e की पावर x माइनस 1, इसे हम कहते हैं log yc, और एंटी लॉग लेंगे तो e की पावर x माइनस 1 इक्वल टू yc। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इसमें सेकंड क्या कह रहा है कि एक अवकल समीकरण है cos dy by dx इक्वल टू a बिलोंग्स टू r, a कोई एक वास्तविक संख्या है। कह रहा है y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट चल ज्ञात कर दीजिए। तो साहब अवकल समीकरण मिली है छोटी सी, बस इस अवकल समीकरण को पहले सोल्व करना है, उसमें y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 पुट करके हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी c की वैल्यू फाइंड करनी है, और c की वैल्यू उसी सॉल्यूशन में पुट कर देंगे। तो फिलहाल तो देखें तो ये क्या है, cos dy by dx इक्वल टू a है, तो हम इसके सेकेंड पार्ट यानी अथवा को करें सोल्व। तो किसी बच्चे को जरूरत पड़े तो इसे सोल्व कर सकता है, बड़ी इजी सा क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल सा है। ऐसा है तो हम देखें इसे, तो रियलिटी में हम इसको यूं कह सकते हैं dy by dx इक्वल टू cos इनवर्स a। अच्छा, cos इनवर्स a तो कांस्टेंट है, और यहाँ dy by dx है, तो ये भी पृथक्करण का ही सवाल है। आप इसे dy इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू डी एक्स ऐसा कह सकते हैं, और दोनों साइड में आप इंटीग्रेशन करेंगे तो dy इक्वल टू यहाँ cos इनवर्स a तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो dy का तो मिलेगा y, और यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स a, और dx का हो जाएगा x, और प्लस में ऐड कर देंगे हम समाकल स्थिरांक c। अब देखो क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है जब y इक्वल टू 1 उस केसेस में आपके पास x इक्वल टू कितना है, 0 है। फिर से देख लीजिए किसी को डाउट्स है तो, यहाँ लिखा हुआ है y इक्वल टू 1 यदि x इक्वल टू 0, ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ रखेंगे हम y की जगह पर 1, इक्वेशन को नंबर डाल लेते हैं 1, तो y इक्वेशन फर्स्ट या कहें तो समीकरण 1 से क्या मिला, 1 बराबर cos इनवर्स a गुणा 0 और प्लस में c, तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई कितनी, 1। ये c की वैल्यू है, इस वैल्यू को उठा करके इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, समीकरण 1 से विशिष्ट हल प्राप्त होंगे आपको। क्या होंगे भाई, विशिष्ट हल किस रूप में, y इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू एक्स और c की जगह पर 1। तो आप चाहें तो इसे कुछ इस प्रकार से भी कह सकते हैं, जैसे आप ये 1 है उधर आ जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू एक्स और cos इनवर्स a। ओके, या फिर आप y माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू cos इनवर्स a, या फिर कह सकते हो cos y माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू a। ठीक, आप इतना बड़ा लिखें सॉल्यूशंस, या फिर पहले ही फिनिश कर दें, एक ही बात है। आप इस आंसर को यहाँ भी फिनिश कर सकते थे जो यहाँ लिखा हुआ है आपके पास इसी जगह पर, तो यहाँ भी सॉल्यूशंस ठीक है, और सरल करते हो तो हमने यहाँ लिख दिया आगे, ये आंसर भी सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट कहता है 16 उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4 और -5 से जाती है और एक दी गई रेखा के समांतर है, यानी इस बिंदु से गुजरने वाली और दी गई इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण चाहिए। तो एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, बिंदु है -2, 4 और -5 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। क्या पढ़ा भाई हमने रेखा के समीकरण को पढ़ा है किस फॉर्म में, जैसे आप x माइनस x1 की जगह -2 है अपॉन a, y माइनस 4 अपॉन b, और z प्लस 5 हो जाएगा, -5 को माइनस करेंगे तो अपॉन c, जहां a b c रेखा के दिक् अनुपात है। रेखा के क्या है, दिक् अनुपात है। ठीक है, आगे क्या देखो क्या कह रहा है, आप इसको नंबर 1 डाल सकते हैं। ये जो रेखा फर्स्ट है, यह है रेखा का समीकरण मिला है आपको, x + 3 अपॉन 3, y - 4 अपॉन 5
और z प्लस 8/6 के समांतर है। अच्छा, हमने ये पढ़ा है कि दो रेखाएं समांतर हों तो उनके दिक् अनुपात समानुपाती होते हैं। तो आप ए बी सी की वैल्यू ले सकते हैं 3, बी की 5 और सी की 6। यह इन्हीं के ही रेस्पेक्ट में और बड़ी कर सकते हैं या छोटी कर सकते हैं, डिवाइड कर लो, इसी रेशो में रहेंगी पर ये। ठीक है, तो आप ए बी सी की वैल्यू उठा करके वहाँ रख दीजिए। तो समीकरण 1 से रेखा का समीकरण प्राप्त होगा आपको। इजी सी इक्वेशन मिल रही है, x+2/a की जगह 3, y -4/b की जगह पर 5 और z प्लस 5/6, सी की जगह क्या लिख दिया हमने 6। ये उस रेखा का समीकरण है जो एक दिए गए बिंदु से गुजरती है और एक दी गई रेखा के समांतर है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में एक और अथवा है हमारे पास, यदि हम ये पार्ट नहीं करते हैं तो अथवा में और भी है। कह रहा है 3 बिंदु संरेख हैं, ऐसा दर्शा दीजिए। एक बिंदु है 2, 3, 4, दूसरा है -1, -2, 1। तो हम नाम डाल देते हैं इनको। देखो, पहला तो है हमारे पास क्या, एक पॉइंट ए, वो है 2, 3, 4। नेक्स्ट को हमने बी लिखा, बी कितना है -1, -2, -1, -1, -2 और प्लस का 1 है सॉरी। और सी पॉइंट है, उसमें मिला है आपको कितना 5, 8, 7। ये तीनों पॉइंट हैं वो संरेख हैं। संरेख होंगे तो क्या होगा भाई, मतलब एक ही रेखा में होते हैं। संरेख अर्थ होता है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में, हमने एक रेखा खींची, एक पॉइंट यहाँ पर है मान लीजिए, दूसरा कहीं पर बीच में है और तीसरा यहाँ पर आ गया। ओके, अब एक चीज़ पे ध्यान दो, आप यहाँ से ए बी वैक्टर निकाल लो। क्या निकाल लो, ए बी वैक्टर, या कहें तो ए बी रेखा के दिक् अनुपात निकाल दो। तो यहाँ से लिख सकते हो आप ए बी के दिक् अनुपात। अच्छा, कैसे निकालते हैं दिक् अनुपात, फॉर्मूला होता है x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 यदि पॉइंट मिले हो तो। ठीक है, तो आपके पास दिक् अनुपात, हम इनको क्या कह देते हैं, पहला a1 क्या होगा x2 - x1। तो आप माइनस के 4 में से 2 को माइनस कर लीजिए, क्या मिलेगा साहब, -1 और -2 आपके पास हो गया -3। ऐसे ही b1 फाइंड करेंगे y2 - y1 लगा करके, y2 की जगह -2 और y1 की जगह 3, तो -2 और माइनस में 3, ये मिल गया हमको -5। ऐसे c1 फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 4, तो ये मिल गया -3। टोटल माइनस के हैं तो आप इसे यूं भी कह सकते हो प्लस का 3, b1 है उसे भी हम प्लस का लिख सकते हैं और c1 को भी प्लस का 3 लिख सकते हैं। ओके, ये ABC। AB के अलावा हम बात करते हैं AC रेखा के दिक् अनुपात, ये भी ज्ञात कर लेते हैं। सूत्र वही है जो पहले लिखा गया था, सेम एज इट इज चलेगा। तो आप C में से A को माइनस कर दो, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 3। B2 कैसे फाइंड होगा, 8 में से माइनस करेंगे 3 तो ये मिलेगी 5, और C2 कैसे फाइंड करेंगे, 7 में से 4 माइनस करेंगे तो ये आएगा प्लस में 3। अब आप देखो यहाँ पे सभी को A1/A2 इक्वल टू मिला 3/3 यानी 1। ऐसे ही B1/B2 देखें तो 5/5 यानी 1, और C1/C2 देखें यानी 3/3 इक्वल टू 1। क्या मिला, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों कैसे हैं, इक्वल हैं। ठीक है, और किसके इक्वल हैं, 1 के हैं। तो ऐसी शर्तें हमने कहाँ पढ़ी हैं, जब किन्हीं भी दो रेखाओं के दिक् अनुपात हैं वो समानुपाती हों तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो क्या हुआ इससे, AB व AC रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। पर एक चीज़ तो कॉमन है, क्या, A कॉमन है। इसका मतलब A, B और C एक ही रेखा पर है, क्योंकि एक ही बिंदु है, दोनों का प्रारंभिक बिंदु इनिशियल पॉइंट है वो एक ही है। तो AB और AC समांतर होंगे, इसका मतलब समांतर नहीं संपाती होंगी, और संपाती होंगी तो ABC एक ही रेखा में हो जाएंगे। ठीक है, और ABC एक ही रेखा में, इसका मतलब संरेख है, तो ये सिद्ध हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। वो कह रहा है कि साहब 3 सिक्के दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं जी, 3 सिक्के दे दिए गए हैं आपको, और एक सिक्के के दोनों ओर चित्त है, दूसरा सिक्का अभिनत है, जिनमें से चित्त पे चित्र प्रतिशत बार प्रकट होता है, और तीसरा सिक्का अनभिनत सिक्का है, मतलब अनवेस्ट सिक्का है, बिना चेंज किया हुआ। तीनों में से एक सिक्के को यादृच्छा चुना गया और उछाला गया। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो तो क्या प्रयुक्त है कि दोनों ओर चित्त वाला है। सिक्का कैसा है, दोनों ओर चित्त वाला है, ऐसा हमको सिद्ध करना है। सब 3 सिक्के मिले हमको, क्या मिले, 3 सिक्के मिले हैं। एक के दोनों तरफ चित्त, दूसरा अभिनत, और तीसरा कैसा है, अनभिनत है। ठीक है, 3 प्रकार के सिक्के हैं। सबसे पहले तो तीनों में से एक को यादृच्छा चुना जाता है। प्रश्न ये कहता है कि तीनों में से एक को यादृच्छा चुन रहे हैं हम, तो तीनों कैसे चुन सकते हैं, E1, E2 और E3। हमने 3 घटनाएं ले ली 3 सिक्कों को चयन करने की।
प्रथम सिक्के का चयन जिसके दोनों ओर चित हैं, ठीक है। E2 क्या है, दूसरे सिक्के का चयन जिस पर चित है 75% बार प्रकट होता है। और तीसरे में क्या कह रहा है, एक सामान्य सिक्का, तीसरे सिक्के का चयन, ठीक है। ये तो हमने 3 घटनाएं ले ली। अब एक सिक्के का चयन तो हो गया तीनों में से, E1 E2 E3 में से किसी एक का चयन, तो सबके लिए प्रायिकताएं भी समान आएंगी। चयन हो गया, फिर क्या कहता है, उसको उछाला गया। सिक्के को उछालने पर एक अन्य घटना और घटित होती है। क्या, सिक्के पर चित्र प्रकट होता है, सिक्के पर चित्र प्रकट होता है, ठीक। तब सबसे पहले केसेस है कि PE1, PE2 और PE3 की प्रायिकता क्या है। तो भाई साहब 3 सिक्के हैं, तीनों में से किसी एक का चयन करना समसंभाव्य है, तो समसंभाव्य है तो इसका मतलब सबकी प्रायिकता एक समान आएगी। तो कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी, ठीक है। E1 का सिलेक्शन हो या E2 या E3 किसी भी घटना के रूप में हो, सबकी प्रायिकता 1/3 होगी। अच्छा, PA/E1, यदि आपको ये पता लग जाए कि साहब पहले सिक्के का चयन हुआ, मतलब जिसके दोनों ओर चित है, ठीक है, दोनों तरफ क्या है, हेड आ रहा है, तो इस प्रकार का सिक्का है, तो उस पर हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, निश्चित होगी भाई, एक आएगी प्रायिकता। जिसके दोनों तरफ ही चित है, कैसे फेंक लो, आपको हेड ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखो PA/E2, यदि दूसरे सिक्के का चयन हुआ उस केस में चिताने की प्रायिकता, तो देखो दूसरे केस में चिताने की प्रायिकता 75% है। कितनी है, 75%। तो 75% को आप चेंज करके लिखें तो 75/100 या कहें तो 3/4। और थर्ड में देखें PA/E3, एक सामान्य सिक्के का चयन हुआ है जिसके दोनों तरफ, एक तरफ हेड और दूसरी तरफ टेल है, उस केसेस में चिताने की प्रायिकता 1/2 होती है। भाई सामान्य न्याय सिक्के में प्रायिकता 1/2 ही आएगी चिताने की। ये सारी घटनाएं हमको मिली हैं। लास्ट में क्या पूछा उसने कहा कि सिक्के पर चित्र प्रकट हो, ये तो पता है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि दोनों ओर चित्र वाला सिक्का है, इस बात की प्रायिकता पूछी गई है। अच्छा, दोनों ओर चित्र वाला सिक्का कौन है, E1, यानी पहला सिक्का है। यदि पहले सिक्के का चयन हो रहा है तो उसकी प्रायिकता क्या है, ये पता करनी है। तो हम यहाँ पर पहले सिक्के के चयन के लिए प्रायिकता ज्ञात करेंगे, यानी PE1/A फाइंड करेंगे। हमने ऐसा पढ़ा है, जब कभी भी हम घटक घटनाएं ज्ञात करते हैं तो वहाँ बेज प्रमेय लगती है, तो यहाँ हम बेज प्रमेय लगाएंगे, बेज प्रमेय से। अच्छा, बेज प्रमेय क्या कहती है, PE1/A इक्वल टू PE1 इंटू PA/E1 और अपॉन सेम PE1 इंटू PA/E1। और ऐसा कैसा, सेकेंड कंडीशन जो घटना है PE2 प्लस में PA/E2 और नेक्स्ट है प्लस PE3 इंटू PA/E3 रखेंगे वैल्यू। यहाँ पर PE1 की वैल्यू है 1/3 इंटू PA/E1 की वैल्यू 1 है। नीचे सेम चीज़ रिपीट, प्लस PE2 का मान 1/3 इंटू PA/E2 का मान 3/4 और प्लस में 1/3 इंटू A/E3 का मान 1/2। ओके, ये हमारे पास वैल्यू आई। अब ध्यान से देखें, अंश में 1/3 है और नीचे हर में देखें तो 1/3 1/3 और 1/3 तीनों में कॉमन है, तो 1/3 को कॉमन लेंगे और कॉमन लेकर के ऊपर वाले 1/3 से कट कर देंगे, तो ऊपर बचेगा 1, नीचे बचेगा 1 प्लस 3/4 प्लस में 1/4, 4 नहीं 2 है, सॉरी लास्ट में 2 है। यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो हर में एलसीएम मिलेगा आपको कितना, 4। तो 4 तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 3 रहेगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 है ऊपर आ जाएगा यहाँ, तो वैल्यू हो जाएगी 4/9। तो ये आपके पास प्रायिकता आ जाएगी। ओके, इसी में अथवा और भी है हमारे पास, कहता है 2 गेंदें एक बक्से से बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती हैं। उसमें कितनी है, बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसकी प्रायिकता पूछी है, दोनों गेंदों के लाल होने की, प्रथम काली और दूसरी लाल होने की, एक काली और दूसरी लाल होने की, ये प्रायिकताएं हमको ज्ञात करनी है, यानी प्रायिकता गुणन के क्वेश्चन है यहाँ पर। वो कह रहा है गेंदें बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती है, ठीक है। तो चलिए साहब, दोनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता की बात करते हैं। लिख दीजिए, बॉक्स में कितने कितने गेंदें हैं, बॉक्स में 10 काली व 8 लाल गेंद है, ठीक। तब नंबर 1 पूछा गया, पहली गेंद लाल हो और दूसरी भी कैसी हो, लाल हो, इस बात की क्या प्रायिकता है।
तो देखो पहले गेंद के लाल होने की प्रायिकता और फिर गुणा में एक गेंद लाल निकल चुकी है उसके बाद दूसरी के भी लाल निकलने की प्रायिकता, ये पूछी गई है आपसे। अच्छा PR क्या होता है, रेड आने की प्रायिकता। तो आप देखो 2 गेंद हम निकाल रहे हैं, उत्तरोत्तर निकाल रहे हैं। पहली गेंद है वो 8 लाल और 10 काली गेंदों के मध्य में से निकलेगी, तो अनुकूल परिणाम तो 8 आएंगे लाल होने के और कुल संभव परिणाम दोनों को जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे 18। तो ये PR की वैल्यू इनटू R/R के लिए इस केस पे ध्यान दें। सेकंड केस मतलब पहली घटना घटित हो चुकी है, यानी एक लाल गेंद हमने निकाल दी, हमारे पास लाल गेंदों की संख्या बची 4 और कुल गेंदों की संख्या बच गई कितनी 18। ठीक है, 17 में से 1 कम हो गया, 8 में से 1 कम। अब फिर से लाल निकलने चाहिए, तो लाल के अनुकूल परिणाम कितने होंगे 7 होंगे, तो अनुकूल परिणाम 7 और बटे में कुल संभव परिणाम कितने हैं 17। ठीक है, जितनी गेंदें उतने ही परिणाम रहेंगे। ये हमारे पास R/R या कहें तो दोनों गेंदों के लाल होने की प्रायिकता है। थोड़ा बहुत ये आपसे कट सकता है, काटेंगे तो यहाँ 4 और यहाँ काटेंगे तो 9, बस इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बस गुणा कर दीजिए, 7 का 4 से गुणा, 7 चौक 28 और नीचे 17 का 9 से गुणा यानी 151 53। तो 28 बटे 153 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट कहता है पहली गेंद है काली और दूसरी कैसी होनी चाहिए, लाल होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात कर दो पहली काली और दूसरे के लाल होने की प्रायिकता। ये मान पूछा है, इट मीन्स मान होगा PB इंटू P R/B। PB का मतलब गेंद के काली होने की प्रायिकता 10 काली है, टोटल 18 है, तो 10 बटे 18 PB की वैल्यू आ गई इंटू P R/B। हमने एक काली गेंद निकाल दी, तो काली गेंदों की संख्या अब 9 रह गई और लाल गेंदों की संख्या आपके पास कितनी रह गई है, जितनी पहले थी शुरू में यानी 8। तो इस बार लाल निकलने के लिए प्रायिकता 8 और बटे में कुल कितनी रह गई 17 ही रह गई है। ओके, तो मैंने थोड़ा सा सरल कर सकते हैं, सेम पहले काट रहे थे वैसे ही कट कर देंगे, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितने 9, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 40 बटे 153। ओके, नेक्स्ट देखें आगे। थर्ड में कहता है एक काली और दूसरी लाल हो, तो थर्ड केसेज है उसमें वैल्यू पूछी गई, एक काली और दूसरी कैसी हो लाल हो। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं, पहली काली दूसरी लाल, उल्टा कह सकते हैं पहले लाल निकले बाद में काली निकले। तो दोनों संभावनाएं सेम ही है, ये डबल हो जाएंगी किसकी, PB इंटरसेक्शन R की, जो ऊपर लिखा गया है उसका डबल आंसर होगा ये, तो अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये हो जाएगा 80 बटे 153। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। आपके पास अब सेक्शन D है और सेक्शन D में आपके पास 4 अंक के क्वेश्चन हैं बड़े, उनमें से आपके पास स्क्रीन पर है 18वां एक निश्चित समाकलन का प्रश्न। और निश्चित समाकलन में क्या कह रहा है, 1/x माइनस में 1/2x² इंटू में e⁻2x का इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है। बिल्कुल हो जाएगा साहब, क्यों नहीं होगा, करेंगे तो ज़रूर होगा। तो देखो क्या कह रहा है, कैसे होगा। तो ये जो सबसे पहले क्वेश्चन मिला है ना, हम इसे I लिख लेते हैं और ऐसा कहते हैं 1 से 2 और e⁻2x इंटू 1/x और माइनस में 1/2x², ये समाकलन है। अब ध्यान से देखें, e⁻x मानक रूप में ना होकर के 2x दे रखा है यहाँ पे, e⁻x नहीं है, e⁻2x है, तो हम 2x को t मान लेंगे सबसे पहले। यहाँ सबसे पहला कार्य यही करेंगे, माना 2x इक्वल टू कितना t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2dx इक्वल टू dt। ओके, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मान चेंजेस करते हैं, क्या क्या, कि जब x इक्वल टू 1 तो t इक्वल टू हो गया 2 और x इक्वल टू हो गया 2 तो t इक्वल टू हो गया 4। तो आई आपके पास कुछ इस तरीके से चेंज हो गया साहब। इंटीग्रेशन यहां हो जाएगा 2 से 4, e की पावर बन जाएगी t। ओके, और 1/x की वैल्यू है वो हो जाएगी 2/t। ठीक है, यहां से x का मान निकाल दो, t/2, तो यहां रखेंगे x t/2 तो 2 पर जाएगा तो 2/t हो जाएगा, माइनस यहाँ रखेंगे हम वैल्यू, तो आपके पास 1/2 स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 2 तो ऐसे कैसे हैं, x का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा t²/4 और बटे का 4 है वो ऊपर जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 मिलेगा, तो 2/t² हो गया इंटू dt। ओके, dx की जगह dt/2 आएगा भाई, dx की वैल्यू dt/2 है।
अब 2 कॉमन लेंगे, जिस 2 के साथ काट देंगे, तो 2 से 4 ई की पावर टी, 2 कॉमन आके इस नीचे वाले कॉमन से कट जाएगा, तो 1/t माइनस में 1/t स्क्वायर और dt। और भाई ये क्वेश्चन तो हम पीछे करा चुके हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर हमने बताया सेम ऐसे कैसे, माना f(x) कितना है 1/t है, ठीक है। तो f' मिलेगा, वो मिलेगा माइनस में 1/t स्क्वायर। i कन्वर्ट हो गया 2 से 4 ई की पावर टी, x में लिख दिया क्या, ये t में आएंगे भाई, क्योंकि टर्म्स ही t की हैं। तो एफ टी और प्लस में f' इंटू डी टी। तो ये इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है, क्या होता है साहब, e की पावर x ft हो जाएगा, ठीक है। इसमें सीमाएं लगा देंगे जो भी हैं, तो e की पावर t में है मान, e की पावर t और ft की जगह पर 1/t, सीमाएं हो जाएंगी 2 से 4। अच्छा 2 रखेंगे हम, 4 रखेंगे, सबसे पहले रखेंगे 4 रखेंगे तो e की पावर 4 और बटे में 4, माइनस 2 रखेंगे तो e की पावर 2 और बटे में 2। बस इसको सरल कर लेते हैं, कितना आएगा, ध्यान से देखें तो यहाँ आपके पास कॉमन है, कितना कॉमन है, e की पावर 2, ठीक है। और नीचे देखा जाए तो बटे में 4 आप लघुत्तम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा ई स्क्वायर और माइनस में बच जाएंगे 2, एलसीएम का ये 2 आ रहा है यहाँ पे, तो ये आपके पास आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें आप आगे, इसी में एक और अथवा क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा पार्ट है, हम पहले भी इन क्वेश्चंस के बारे में कई बार कह चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आई आपको इंटीग्रेशन मिला है, यानी आप पहला पार्ट नहीं करते हैं तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पर P4 लगाना पड़ेगा, आई जो भी मिला है वो है 0 से π/4 और log 1 + 10x dx। आप यहाँ पर P4 यूज ले लीजिए, क्या हो जाएगा, I = 0 to π/4 log 1 + 10 π/4 - x इंटू dx। 10 π/4 - x का हम प्रसार लिखेंगे, तो I = इंटीग्रेशन 0 to π/4 और log 1 + 10 π/4 - 10x अपॉन 1 + 10 π/4 और 10x। सोल्व कर देंगे साहब इसको, और 0 to π/4 log यहाँ 1 + 10 π/4 भी 1 होता है और 10x और नीचे 1 + 10x। एलसीएम लेंगे हम, तो 1 + 10x एलसीएम आ जाएगा, इसमें 1 - का 10x जुड़ जाएगा, नीचे 1 + का 10x, ठीक। क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 और 1 जुड़ के 2 अपॉन 1 + में 10x। आप यहाँ इसे यूं भी कह सकते हैं 0 to π/4 log 2 माइनस में log 1 + 10x। यहाँ वाला जो केसेस है इस पे आप ध्यान देते, फंक्शन खुद ही है, या इसके आप 2 पार्ट कर लीजिए, यहाँ पे 4 है भाई, π/4 log 2 dx और -0 to π/4 log 1 + में 10x dx। तो साहब ये हो गया आपके पास इंटीग्रेशन 0 to π/4 और log 2 कांस्टेंट है इंटू dx, और ये हो गया आई एक इधर से भी है, आई और आई हो जाएंगे 2i जुड़ करके, log 2 dx का x, सीमा हो गई 0 से π/4, I = 1/2 log 2 और यहाँ रखेंगे x की जगह पर π/4, तो π/4 0 रखेंगे तो 0, तो आपके पास i आया फाइनल में कितना, π/8 और log 2, ठीक है। तो ऐसा ही उसने सत्यापित करवाया है, नहीं फाइंड करवा रहा है वैल्यू, तो वैल्यू फाइंड हो गई, सत्यापित करवाया तो इतना ही देगा, ठीक है। 19 क्वेश्चंस को देखे, क्या कह रहा है, 2 रेखाएं हैं उनके मध्य का कोण ज्ञात कर दीजिए। तो दोनों रेखाओं को लिखेंगे, उनको r = a1 वेक्टर प्लस में लैम्बडा b1 वेक्टर व r वेक्टर = a2 वेक्टर प्लस में लैम्बडा, या कहें तो म्यू
B2 वेक्टर से तुलना करेंगे। अच्छा, तुलना करेंगे तो देखो A1 की वैल्यू क्या मिलेगी और B1 की क्या मिलेगी। काम का B1 है तो B1 लिख देता हूं मैं यहाँ। लैम्बडा का गुणांक है वो B1 है, यानी आई कैप प्लस में 2j कैप माइनस का 2k कैप। वह B2 वेक्टर है वो म्यू का गुणांक है, 2i कैप प्लस में 4j कैप और माइनस में 4k कैप। ठीक है, अब देखो दो रेखाओं के मध्य का कोण, दोनों रेखाएं हैं उनके मध्य का कोण थीटा हो तो हमने कोण ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा थीटा बराबर B1 डॉट B2 अपॉन B1 का परिमाण और B2 का परिमाण। B1 डॉट B2 दोनों का गुणा कर दो, 2 प्लस 4 दूनी 8 माइनस के 8 और नीचे B1 का मापांक 1 प्लस 4 प्लस 4 और B2 के लिए 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और प्लस में 16। तो कोस थीटा के रूप में वैल्यू मिली 2 और बटे में रूट 9 और रूट यहाँ जोड़ेंगे हम तो कितने हो गए भाई, 16 16 32 और 4 36। तो कोस थीटा बराबर 2 बटे 3 गुणा 6 और कट गया है 1 बटे 9। तब जाके हमारे पास दोनों के मध्य का कोण, आप चाहें तो इसे यूं भी कह सकते हो, थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1/9। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आगे आप क्या कह रहा है। रेखाएं हैं आर और एक अन्य रेखा आर, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है आपको। तो यहां पर आप देखें तो समीकरणें हैं वो सही रूप में नहीं दिखाई दे रही हैं, तो मैंने थोड़ा सा चेंज करेंगे साहब। क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां देखें कि पहली जो इक्वेशन मिली है आर वेक्टर, उसमें आई कैप को मल्टीप्लाई करते हैं तो आई कैप प्लस में टी आई कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में टी जे कैप और प्लस में हो जाएगा 3k कैप और प्लस में 2tk कैप। ओके, वह एक और पार्ट है उसको भी कर लेते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू ये बनेगा माइनस में आई कैप प्लस में एस आई कैप, जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस जे कैप और प्लस में 2s जे कैप, और थर्ड पार्ट है माइनस में के कैप और माइनस में एस के कैप। ओके, या आर वेक्टर है वो आपके पास आई कैप, नेक्स्ट में है प्लस में 2j कैप और यहाँ थर्ड में है 3k कैप, तो प्लस 3k कैप। ये तो हो गया एक वेक्टर, और प्लस में देखें तो टी और टी के 3 टर्म्स है आपके पास, तो तीनों में से आप टी कॉमन ले लीजिए। लेंगे टी कॉमन साहब, क्या बचा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस में 2k कैप। वह आर वेक्टर इक्वल टू नेक्स्ट में माइनस में आई कैप प्लस जे कैप और माइनस में के कैप। यहाँ नेक्स्ट में सभी में एस कॉमन है, एस कॉमन लेंगे तो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। ये हमारे पास इक्वेशंस आई हैं रेखाओं के दो समीकरण, दोनों रेखाओं के समीकरण हमको प्राप्त हो गए। इनकी तुलना किससे करेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्बडा b1 वेक्टर तथा आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस में म्यू b2 वेक्टर से करने पर कर दो साहब, क्या मिलेगा। तुलना करने पर a1 वेक्टर की तो वैल्यू आ गई आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और b1 वेक्टर की वैल्यू है वो है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप तथा a2 वेक्टर की जगह माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और b2 वेक्टर ये हो गया आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। तो हम सबसे पहले a2 माइनस a1 वेक्टर फाइंड करेंगे। a2 में से a1 घटाएंगे हम तो माइनस में 2i कैप हो जाएगा,
और जे में से 2 जे घटाएंगे तो माइनस का जे कैप हो जाएगा, और माइनस के में से 3 के कैप घटाएंगे तो माइनस का 4 के कैप हो जाएगा। ये तो A2 माइनस A1 है। इसके अलावा हम B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर भी फाइंड करेंगे। अच्छा, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर कैसे फाइंड होगा? दोनों का गुणा करेंगे सारणिक की सहायता से, I J एंड K कैप पहली रो में, तो ये सेकंड रो में आपके पास B1 के जो भी अदिश घटक हैं उनको लिखेंगे 1 1 2, या कहें तो I J K के गुणांक है जो। नेक्स्ट में B2 के लिखेंगे, B2 में I J K के गुणांक हैं 1 2 -1। प्रसार लिखिए I कैप -2 -1 और माइनस में 4 माइनस जे कैप यहाँ हो जाएगा -1 और माइनस के 2, और माइनस में प्लस में के कैप निकालेंगे तो 2 -1, तो माइनस में 5 I कैप, और ये हो जाएगा प्लस में 3 जे कैप और प्लस में ओनली के कैप। ये हमारे पास B1 क्रॉस B2 है, और B1 क्रॉस B2 का परिमाण भी चाहिए हमको, तो परिमाण निकाल देंगे। 5 के लिए 25, 3 के लिए स्क्वायर, 9 और 1 का 1, तो ये आपके पास हो गया साहब 35, √35। ओके, अब देखो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी, ये दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है D मोड में A2 माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B1 क्रॉस B2 वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और अपॉन में B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का परिमाण। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। D इक्वल टू A2 माइनस A1 हमने निकाला था, माइनस का 2I माइनस का J माइनस का 4K, माइनस 2I माइनस का J और माइनस में 4K कैप। ये तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 भी निकाला हमने, 5I कैप प्लस में 3J कैप और प्लस में ही K कैप अपॉन √35 आपके पास परिमाण आया था। D इक्वल टू गुणा कर दो, क्या क्या मिला, प्लस के 10 माइनस के 3 और माइनस के 4, और बटे में आपके पास √35, तो D बराबर 3/√35 इकाई, यह आपके पास दूरी आ जाएगी भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, और क्या कह रहा है इसमें, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत Z इक्वल टू 3x प्लस में 5y का न्यूनतमीकरण कर दीजिए। ठीक है, यहाँ हम दिए गए जो प्रतिबंध हैं उनको देखें तो x प्लस में 3y ग्रेटर इक्वल टू 3 है, और x प्लस में y ग्रेटर इक्वल टू 2 है। ठीक, तो ग्रेटर इक्वल टू 0 ये जो आपके पास, या कहें तो ऐसा में क्या है, ग्रेटर इक्वल टू में है। तो ग्रेटर के केसेस में हमने कहा था कि भाई एक चीज़ तो बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि यहाँ हमारे पास अपरिबद्ध हल क्षेत्र प्राप्त होगा, परिबद्ध हल क्षेत्र नहीं आएगा, तो आपको जांच करनी पड़ेगी, आंसर बड़ा होगा तो पहचान कर सकते हैं कि को हमें अथवा करना है या ये करना है। क्वेश्चंस वहीं हल करने की कोशिश करें जो सरलता से सोल्व किया जा सके। ये एक बड़ा सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। चलिए, पर करना क्या है वो देखिए। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको यहाँ पर समीकरण मिली है उनको समीकरण रूप में लिख करके हल करेंगे। क्या मिलेगा, x प्लस 3y बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 2। पहले समीकरण में आप जब x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 1 आएगा, और जब आप y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 3 आएगा। यहाँ दूसरे समीकरण के हल निकालेंगे, जब x का मान 0 है तो y का मान 2 है, और जब y का मान 0 है तो x का मान 2 है। ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। बाकी ये जो दो शून्येतर हैं प्रतिबंध, वो केवल ये शो करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, तो आपको ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाना है, बस इतना सा ध्यान देना है। तो देखो, सबसे पहले हम आलेख खींचेंगे। आलेख आपको एग्जाम में मिलेगा भाई, हम तो यहाँ ही बना रहे हैं, कच्चा चित्र है ये, थोड़ा सा बस ध्यान देना है कैसे क्या करना है। ये आपके पास x एक्सिस और y एक्सिस है, हमने नाम डाल दिया इन पे, ये लीजिए साहब, एक x एक्स और एक हो गया है y एक्स। दोनों जहाँ काट रहे हैं वो मूल बिंदु है, और जो पॉइंट्स मिले हैं वो कुछ ज़्यादा बड़े तो है नहीं, तो हम एक एक खाने में एक एक इकाई के रूप में इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1 2 3 4 -1 -1।
ओके, रखिए पहला पॉइंट है 0 1, एक्स की वैल्यू 0, वाई इक्वल टू 1, तो हमको यहाँ पर एक पॉइंट मिला, वो साहब ये है, ठीक, 0 1, और दूसरा कौन है 3 0, तो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये लीजिए जी, हमने एक लाइन तो ड्रॉ कर दी है इन दोनों को मिलाने के लिए। सही नहीं मिल रही है ना, ओके। चलो साहब, ये तो पहली वाली एक एसएमएका के लिए हमारे पास एसएमएका है x प्लस में 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट कौन है साहब, नेक्स्ट पे देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है 0 2 और 2 0। ये तो है आपके पास 2 0 और ये है 0 2। हम इन दोनों को भी मिला देते हैं। इन दोनों को मिलाएंगे तो देखें, ये दूसरी आपके पास लाइन है। इक्वेशन से इसकी लिख देते हैं हम, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये एसएमएका, ये दोनों एसएमएका आपस में काट रही हैं। अच्छा, कहाँ काटेंगे, ग्राफ में तो आपको पता लग जाएगा, वहाँ हमने तो कच्चा चित्र बनाया है, तो फिर भी कंफर्मेशन कर लेते हैं कहाँ कहाँ काटती है। आप इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, घटाएंगे तो आपके पास ये कट जाएगा, यहाँ से बचेंगे 2y बराबर में 1 बचेगा, तो y बराबर 1/2। तो यहाँ जो भी पॉइंट आपके पास आ रहा है वो पॉइंट होगा, यहाँ दर्शाना है आपको उसे, y की वैल्यू 1/2 आएगी, ठीक है। और x की निकालेंगे तो आप नीचे वाली इस इक्वेशंस में x की वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ x का मान 1/2 रखेंगे तो y का मान हमको 3/2 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। कितना मिल जाएगा, 3/2। ये पॉइंट्स मिल गए हमको, ठीक। ये कौन था, 3 0 था, और ये कौन था साहब, 0 2 था, और ये आपके पास था 0 1, और ये आपके पास था 2 0। ओके, तो सारे पॉइंट्स हमने लिख दिए। अब हम इस एस जो भी एसएमएकाएं हैं हमारे पास, उनका हल क्षेत्र पता करना है, किधर किधर आएंगे। तो देखो फर्स्ट में कितना है, जैसे पहली वाली जो एसएमएका है उसके हल क्षेत्रों की हम बात करें तो साहब हल क्षेत्र हमको मिल रहा है, एसएमएका है x प्लस में 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसमें मूल बिंदु का निर्देशांक रखेंगे तो 0 + 0, 0 बड़ा होता है 3 से, नहीं 0 3 से बड़ा नहीं होता, इसका मतलब मूल बिंदु वाला भाग तो हल क्षेत्र होगा नहीं, मूल बिंदु के विपरीत दिशा में हल क्षेत्र होंगे, यानी ऊपर की ओर इस दिशा में इनके हल क्षेत्र होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी एसएमएका है वो है कितनी, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसमें भी मूल बिंदु का निर्देशांक रखेंगे तो 0 + 0, 0 बड़ा होता है 2 से, ये बात भी सही नहीं है, इसका मतलब यहाँ भी मूल बिंदु के विपरीत दिशा में ही हल क्षेत्र होंगे, यानी ऊपर की ओर। तो आप देखें तो इनके जो कॉमन हल क्षेत्र है वो किधर है, ऊपर की दिशा में। तो यहाँ आपके पास हल क्षेत्र है वो किधर आएगा साहब, ये ऊपर का जो हिस्सा है ये आपके पास हल क्षेत्र के रूप में होगा। ओके, चलो थोड़ा सा इसको हल्का कर देते हैं हम। ये हल क्षेत्र आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत डार्क मिल रहा है हमको, भाई क्या हो गया, हमने कम किया था। हाँ जी, ये देखिए, ये पूरा हिस्सा ऊपर का, ये सारा क्या है, इस एलपीपी के लिए हल क्षेत्र है। ऊपर का जितना भी हिस्सा है वो पूरा ही जितना भी है, ऊपर कितने भी आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए कंफर्मेशन नहीं है कितना आएगा, पर ये इतना ही रहेगा, इस लाइन से नीचे तक का ये जितना भी हिस्सा है ये सारा ही। ओके, अब ये एक अपरिबद्ध हल क्षेत्र है, ऊपर का जितना भी, इधर से पता नहीं है, बाउंड नहीं है, खूब खुला हुआ भाग है, कितना भी आप इसे आगे बढ़ा लें इसी प्रकार से आपके पास बढ़ता रहेगा। तो ये परिबद्ध हल क्षेत्र मिला है। अच्छा, परिबद्ध क्षेत्र के कोणीय बिंदु को देखें हम तो इसमें कोणीय बिंदु 3 मिले हमको। कितने मिले, आलेख से कोणीय बिंदु हमको 3 प्राप्त हुए, तीनों को यहां शो कर देंगे हम। इधर लिखेंगे कोणीय बिंदु और यहां लिखेंगे z का मान। ओके, देखो कोणीय बिंदु हमने ही पढ़ा था कि भाई कोणीय बिंदु पर ही उच्चतम या निम्नतम मान अवस्थित होते हैं। तो पहला कोणीय बिंदु है वो है 0 2, दूसरा देखें तो 3/2 1/2, और तीसरा है वो है 3 0। ओके, फिर भी किसी बच्चे को ये नहीं पता है तो एक बार वो फिर से इधर ध्यान दे सकते हैं। ग्राफ में एक कोणीय बिंदु यहाँ पर है जिसको कह रहे हैं हम 0 2, दूसरा ये है हमारे पास, और तीसरा आपके पास 3 0 है, ठीक है। नीचे वाले ये पॉइंट्स और ये पॉइंट हैं वो काम के नहीं है, क्योंकि ग्राफ के ऊपर वाले कोणीय बिंदु के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब इनके ऊपर z का मान निकालेंगे। अच्छा, z कौन था साहब, z है 3x प्लस में 5y, तो हम 3x प्लस 5y के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे कितनी होगी। ओके,
तो जेड 3x प्लस में 5y, तो ये जेड है वो है 3x प्लस में 5y। ये मान निकालो। x का मान 0 पुट करेंगे 0 ही रहेगा, y की जगह 2 रखेंगे तो हमको z का मान मिलेगा कितना 10। ठीक है। अच्छा x की जगह हम 3/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9/2, और 1/2 रखेंगे तो हो जाएगा 5/2। 9 और 5 14/2, यानी 7 हमको यहाँ से मान मिल जाएगा। नेक्स्ट में है 30, 339 हो जाएगा, तो हमने ये भी रख दिया। तो इनमें से सबसे मैक्सिमम पूछा है, मिनिमम पूछा है, तो न्यूनतम मान कौन सा है साहब? न्यूनतम है आपके पास 7, ये है मिनिमम जेड। पर क्या ये वास्तव में ही मिनिमम है? तो कंफर्म नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि ये जो ऊपर से एरिया है वो बाउंडेड नहीं है, बंद नहीं है, परिबद्ध नहीं है। तो क्या करेंगे, जांच करेंगे क्या ये आपके पास मिनिमम जेड है, इस चीज की जांच करके देखते हैं। कैसे होगी जांच? ये लेंगे, माना यदि संभव हो, कैसा संभव हो? जो उद्देश्य फलन है 3x प्लस में 5y, चेक करते हैं क्या ये 7 से छोटा है। संभव है तो हमने मान लिया कि साहब ये 7 से छोटा है। अच्छा, 7 से छोटा होगा तो इस प्रकार से एक एसएमइका बनेगी। इस एसएमइका को हल करेंगे, हम हल करेंगे। इस एसएमइका का समीकरण रूप लिख के हल निकालें, तो हल निकालेंगे तो कुछ पॉइंट हमें मिलेंगे, जिनमें से एक पॉइंट तो वही रहेगा, कौन? ये 3/2 1/2, जिसके ऊपर ये वैल्यू मिली थी भाई, ये वैल्यू आ रही थी यहाँ पर 3/2 1/2, तो ये वैल्यू एक तो यहीं रहेगी। ठीक है। अच्छा, दूसरा हम खुद अपनी मर्जी से यहाँ से निकाल लेते हैं कोई भी एक मान। जैसे मान लो मैंने कह दिया x = 0, जब x = 0 लेंगे तो y = मिलेगा 7/5। 7/5 है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? पॉइंट लगाएंगे, ओ एक बार तो पूरा भाग चला जाएगा और 0.4 आ जाएगा, तो 1.4। तो 1.4 आपके पास ये बिंदु और मिल गया। इनको हम आलेख में दर्शाएंगे। क्या कहेंगे? 0 और 1.4। x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, 1.4 y में आपके पास यहाँ थोड़ा सा ऊपर प्राप्त होगा। किससे ऊपर प्राप्त होगा? जो 1 है उससे थोड़ा ऊपर मिलेगा ये, तो ये पॉइंट आपके पास 1.4 यहाँ मिल जाएगा। एक ये है 3/2 1/2 वाला, इन दोनों को हम मिला देंगे, और मिलाएंगे किस प्रकार से? केवल डॉटेड लाइन खींच करके मिलाएंगे। इस प्रकार की लाइन खींचेंगे, इसको खंड से लाइन कहते हैं हम। और ये किसकी है? ये है 3x और प्लस में 5y, दर्शाएं तो ये 3x प्लस में 5y लेस देन 7 है एसएमइका। अच्छा, इसके हल क्षेत्र की बात करें तो हम इसमें मूल बिंदु के निर्देशांक रखेंगे, तो मूल बिंदु के निर्देशांक रखने पर क्या मिलेगा? 0 छोटा होता है 7 से, और बिल्कुल सत्य बात है। इसका मतलब इसका हल क्षेत्र है वो नीचे की ओर है। तो पहले जो हल क्षेत्र मिला वो तो ऊपर की तरफ है, जो कि अपरिबद्ध था, और इसका हल क्षेत्र नीचे की ओर है। तो पहले वाले हल क्षेत्र में और इस नई एसएमइका के हल क्षेत्र में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दर्शाने पर क्या हो गया? 3x प्लस 5 7 लेस देन 7 का हल एलपीपी के सुसंगत हल क्षेत्र से के साथ उभयनिष्ठ नहीं है। कैसा नहीं है? उभयनिष्ठ नहीं है। इसलिए एलपीपी का न्यूनतम हल 7 ही होगा। उभयनिष्ठ आता तो आपके पास मान 7 से छोटे हो सकते थे, उन्हें ज्ञात करना संभव नहीं होता, तो हम कह देते एलपीपी का कोई हल नहीं है। अच्छा, एलपीपी तो जानते हो ना, रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या को इंग्लिश में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं, शॉर्ट में एलपीपी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ अधिकतमीकरण पूछा गया है। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो एसएमइकाएं हैं बिल्कुल लेस देन के चिन्हों के साथ मिली हैं, तो आप इन्हें इजी फॉर्मेट में फटाफट सोल्व कर सकते हैं। क्या करना है साहब? सबसे पहले तो एसएमइकाओं को समीकरण रूप में लिखेंगे, जैसे ऊपर लिखा था उसी प्रकार से। तो समीकरण बनेंगे x प्लस में 2y बराबर 10, और दूसरी बन जाएगी 3x प्लस में y लेस देन इक्वल टू 15, तो समीकरण हो जाएगी बराबर में 15। इनके हल ज्ञात कर लेंगे। जब x इक्वल टू 0 तो y का मान 5 आ जाएगा, और जब y इक्वल टू 0 तो x का मान 10 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखें, जब x का मान 0 तो y का मान 15, और जब y का मान 0 तो x का मान 5। ठीक, अब इनको आप ग्राफ में दर्शाइए, दोनों को ग्राफ में दर्शाएंगे तो ये हमने एक्सेस ले लिए हैं, एक्स एक्स, और ये एक्स डैश, ये हो गया ऐसा y, और यहाँ पर हो गया ये y डैश। ओके, हमारे पास वैल्यू है वो 5 के मल्टीपल में है, तो ये बड़े खाने हम 5 10
15 ऐसा ले सकते हैं, नहीं तो 2 4 6 8 10 ऐसा भी काम में ले सकते हैं आप। तो ये 5 10 और 15, चलो एक और ले लेते हैं हम 20। ओके, यहाँ -5 और यहाँ भी -5। ओके, चलिए रखिए पहला पॉइंट 0,5, एक्स की वैल्यू 0, वाई का मान 5 है, तो आपके पास ये पॉइंट्स हो जाएगा कितना, ये होगा 0,5। नेक्स्ट कौन है, tan 0, tan 0 हो जाएगा साहब ये, इन दोनों को हम मिला देंगे, सीधी लाइन बन जा भाई, इतना टाइम खराब हो जाएगा नहीं तो। नेक्स्ट देखो, इस एसएमएका के ऊपर आप एसएमएका को लिख भी सकते हैं, किसको रिप्रेजेंट करती है ये, x प्लस में 2y लेस देन इक्वल टू 10 को। तो दूसरी एसएमएका पे आ जाइए, दूसरी एसएमएका का हल क्षेत्र है 0, हल है 0,15, 0,15 आपके पास यहाँ पर है ऊपर, और 5 0 है वो यहाँ है नीचे, इन दोनों को भी हम मिला देंगे। और लिखें इसको, तो ये है 3x प्लस में y और लेस देन इक्वल टू 15। ओके, ये आपस में काटती हैं, जहाँ भी काटती है ग्राफ में आप इस पॉइंट को देख करके पता करेंगे कि ये पॉइंट कितना है जहाँ भी आपस में ये काट रही हैं। ठीक है, तो दोनों समीकरणों को हल करके पता कर सकते हैं हम। दूसरी समीकरण को आप 2 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करेंगे तो 6x प्लस में 2y बराबर में 30। आपको तो खैर ग्राफ से पता लग जाएगा, ग्राफ सही बनाएंगे, क्योंकि हमने कच्चा चित्र बनाया है इसलिए मिस्टेक होने की संभावना है। तो हम कंफर्म कर रहे हैं कि कितनी आएगी वैल्यू, माइनस करेंगे यहाँ, ये तो कट जाएगा, 5x इक्वल टू आपके पास 20, तो x इक्वल टू मिलेगा 4। x की वैल्यू आ गई आपके पास 4, x का मान 4 हम रखेंगे तो y आपको 3 मिलेगा, कितना मिलेगा, 3। तो पॉइंट मिल गया ये। अब हम हल क्षेत्रों के बारे में जानकारी लेंगे, हल क्षेत्र किधर किधर मिल रहे हैं, तो देखो पता कर लीजिए हल क्षेत्रों के बारे में। पहली वाली एसएमएका में रख के देखो, मूल बिंदु के निर्देशांक, तो मूल बिंदु के निर्देशांक रखेंगे तो 0 छोटा होता है किससे, 10 से, तो साहब ये बात सत्य है, सत्य है, तो इसका हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की तरफ वाला भाग होगा, नीचे की ओर। ओके, नीचे के हिस्से में इसका हल होगा। चलिए दूसरी एसएमएका का हल क्षेत्र चेक करेंगे, तो यहाँ आप इस एसएमएका में रखिए मूल बिंदु के निर्देशांक, तो ये भी ये कहता है कि 0 छोटा है 15 से, तो इसका हल क्षेत्र भी किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ के हिस्से में होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक छोटा सा पार्ट है ये हिस्सा, जो आपके पास इन दोनों ही एसएमएकाओं के लिए कॉमन भाग आंसर दे रहा है, और 2 और भी एसएमएकाएं आपको मिली हैं, वो शून्यतर एसएमएकाएं हैं, तो वो धनात्मक यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करती हैं। तो ये आपके पास टोटल एक हल क्षेत्र मिल गया है ग्राफ में। क्या है, इसको हम आलेख से देखें, आलेख से आप सभी कोणीय बिंदुओं को यहां पर लिखेंगे। हमारे पास यहाँ जो भी कोणीय बिंदु है उनके लिए अधिकतम मान निकालना है। कुल मिला के 4 कोणीय बिंदु हमें दिखाई दे रहे हैं, चारों के लिए वैल्यू फाइंड कर लेंगे कितनी कितनी आती है। लिखना है यहाँ कोणीय बिंदु, और यहाँ लिखना है आपको z का मान। ठीक है, ये जो छायांकित भाग है अपने पास, ये परिबद्ध भाग है, ठीक है, बंद है चारों तरफ से। तो यहाँ आपको हल और कोई चेक नहीं करने, पहला तो एक मिल गया मूल बिंदु 0 0, एक को हम क्या कह रहे हैं a, तो a के निर्देशांक हमको मिले हैं 5 0, एक को हमने कह दिया b जिसके निर्देशांक है कितने 3 4 3, और एक को कह दिया चलो हमने c जिसके निर्देशांक है 0 5। और z कौन है साहब, z मिला है 3x प्लस में 2y, z कौन है 3x प्लस में 2y, ऊपर देखना पड़ेगा इसलिए हमने यहाँ लिख दिया इसको, या फिर सीधे सीधे यहीं रख लीजिए z इक्वल टू 3x और प्लस में 2y। तो कितने कितनी वैल्यू आएगी चेक कर लेते हैं। 0 0 रखेंगे तो साहब 0 ही मिलेगा, 5 0 रखेंगे तो 15 आएगा यहाँ पर, 4 3 रखेंगे तो 12, और 3 रखने पर 3 दूनी 6 12 6 18 हो गए, और 0 5 रखेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम है आपके पास कितना 18, तो ये आपके पास z का अधिकतम मान, इसलिए LPP का अधिकतम मान या मैक्सिमम कितना होगा 18 होगा। ओके, तो ये आपके पास टोटल पेपर का सॉल्यूशंस था। इसी प्रकार से यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, और आगे के वीडियोज आपको मिलते रहें, उनके नोटिफिकेशंस प्राप्त हों, उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या और साथ में इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लें, और अपने दोस्तों को भी ऐसा करने को कहें ताकि नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर प्राप्त हों, और आगे आने वाली प्रत्येक चैप्टर वाइज जो वीडियो होंगी
उनके नोटिफिकेशंस आपको सही समय पे मिलें और आप एक अच्छी सी तैयारी करें और 90+ के क्लब में आप शामिल हों, यही हम आशा करते हैं। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।